नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट यानी कि चैप्टर 6 का यह वन शॉट वीडियो होने वाला है। दोस्तों इसमें आपके पूरे चैप्टर को कवर कराया जाएगा, यानी कि इसमें फुल चैप्टर को कवर कराया जाएगा। दोस्तों आपको इसमें जो एनसीईआरटी के कलरफुल इमेजेस हैं और जो अन्य इमेजेस हैं जो आपके पाठ से संबंधित हैं और जो कार्टून है एनसीईआरटी के, जो इंपॉर्टेंट मैप्स हैं और जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के साइड बॉक्सेस दिए गए रहते हैं, उन सभी चीज़ों को इसमें कवर कराया जाएगा। दोस्तों यह वीडियो टोटली हिंदी मीडियम में होने वाला है, तो दोस्तों आप हिंदी मीडियम साथियों से अनुरोध है आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर दोस्तों आप हिंदी मीडियम से हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, सभी विषयों के वन शॉट हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। दोस्तों चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जो आपातकाल लगा था वो क्यों लगा था, उसके पीछे क्या कारण थे और आपातकाल लगने के बाद उसके परिणाम क्या थे। तो दोस्तों इसी को हम इसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए अपना चैप्टर चालू करते हैं। दोस्तों आपातकाल की पृष्ठभूमि यानी कि आपातकाल क्यों लगा था, इसको पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों 1967 के बाद भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव आए। इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली नेता बनकर उभरी और उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। यानी कि दोस्तों आप देखेंगे जो 1967 का दौर था, उसके बाद जो भारत की राजनीति थी उसमें जो इंदिरा गांधी थी, उन्हें क्या हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई। यानी कि वो क्या हो गई, भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा क्या हो गई, लोकप्रिय हो गई। और उस समय का जो पूरा उनकी लोकप्रियता थी वो अपने चरम पर थी। यानी कि जो उनका पूरे लाइफ का दौर था उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी वो 1967 में थी। दोस्तों इसी दौरान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीखी हो गई और न्यायपालिका और सरकार के रिश्ते में तनाव बढ़ गया। और दोस्तों इसी दौरान आप देखेंगे तो जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है एक दल या दूसरे दलों के बीच में, वो भी क्या हो गई दोस्तों, आपसी दलों में जो होते हैं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनमें भी जो प्रतिस्पर्धा थी दोस्तों वो भी तीखी हो गई। यानी कि बहुत तेज प्रतिस्पर्धा होने लगी। और दोस्तों जो न्यायपालिका थी वो भी क्या करी दोस्तों, सरकार के साथ उसके रिश्ते क्या हो गए दोस्तों, खटास हो गए, यानी कि कड़वे हो गए। यानी कि जो सरकार थी और जो न्यायपालिका थी उसके रिश्ते क्या हो गए जो दोस्तों, थोड़ा तनावपूर्ण हो गए। दोस्तों इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट था उसने दोस्तों सरकार की कई नीतियों को असंवैधानिक बताया, जिसे कांग्रेस ने लोकतंत्र और संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ माना। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट था, सरकार ने ऐसी कई सारी नीतियां निकाली जिसको क्या बोला सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये सब जो नीतियां आप लागू कर रहे हैं ये सब क्या है, ये अलोकतांत्रिक नीतियां हैं या असंवैधानिक नीतियां हैं। यानी कि ये संविधान के अनुसार जो आप नीतियां हैं उसे नहीं लागू कर रहे हैं, ये सब गैर संवैधानिक या असंवैधानिक नीतियां हैं। और दोस्तों जो सरकार थी उसने क्या कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर रहा है, वो लोकतंत्र और संसद की जो सर्वोच्चता होती है लोकतंत्र में, उसकी क्या कर रहा है दोस्तों, उसकी वो अवहेलना कर रहा है, उसके खिलाफ क्या कर रहा है, जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो विपक्षी दल जो थे दोस्तों, वो लोगों को जगा रहे थे कि क्या करें दोस्तों, जो सरकार है जो सत्ता का निजी उपयोग कर रही है उसको क्या किया जा सके दोस्तों, रोका जा सके। उसके अलावा दोस्तों जो विपक्षी दल थे वो इस दौर में क्या कर रहे थे, अपनी जो गतिविधियां थी उसे तेज कर चुके थे, क्योंकि दोस्तों इस विपक्षी दलों का मानना था क्योंकि जो राजनीति थी उस समय वो अत्यधिक व्यक्तिभागी हो गई थी। यानी कि जो राजनीति थी उसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत उपयोग किया जा रहा था। दोस्तों इसके अलावा कांग्रेस के विभाजन से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के मतभेद और बढ़ गए। दोस्तों जब कांग्रेस का विभाजन हो गया था, आप सभी जानते हैं ना, 1967 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। दोस्तों अगर आप कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ था और क्यों हुआ था अगर ये नहीं जानते तो उसके लिए दोस्तों आप आई बटन पे क्लिक करिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने एक स्पेशल कांग्रेस के विभाजन पे ही क्या कर रखी दोस्तों, वीडियो बना रखी है, तो आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को दोस्तों देख सकते हैं, जिसमें आप जान जाएंगे कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ था। ठीक दोस्तों, आप आई बटन पे क्लिक करिए और वीडियो देखिए। दोस्तों जो कांग्रेस का जब विभाजन हो गया था 1969 में, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो कांग्रेस के विरोधी मतलब जो विरोधी नेता थे इंदिरा गांधी थे, उनसे क्या हो गया, इंदिरा गांधी के जो मतलब मतभेद थे दोस्तों और भी क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों जो इमरजेंसी थी उसके लागू करने के क्या कारण थे। आप देखेंगे तो दोस्तों वहाँ पर एनसीईआरटी में दिया गया है कि आर्थिक संदर्भ, यानी कि जो इमरजेंसी लागू करने को जो आर्थिक कारण थे जिसे हम संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं, तो कारण क्या थे जिसकी वजह से मतलब इमरजेंसी लागू की गई थी, अब उसी को पढ़ेंगे। दोस्तों हम पहले आर्थिक कारण पढ़ेंगे, फिर राजनीतिक कारण, उसके अलावा एक एक कारण ऐसे हम करके सभी पढ़ेंगे। दोस्तों जो आर्थिक कारण में जो दोस्तों पहला कारण था दोस्तों, 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन 1971 से 72 के बाद सामाजिक
आर्थिक स्थितियों में खास सुधार नहीं हुआ। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने 1971 का जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने नारा दिया था क्या, गरीबी हटाओ। यानी कि उन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो जो देश में गरीबी फैली हुई है इसे हम हटाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार बन गई तो उसके बाद भी जो 1971 और 72 का दौर था उसमें भी कुछ ज़्यादा लोगों की स्थितियां ठीक नहीं हुई थी, गरीबी ज़्यादा मिटी नहीं थी। इसलिए दोस्तों क्या हुआ, ये यहाँ पर भुखमरी की स्थिति भारत में बनी हुई थी। यानी कि देश की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी वो क्या थी, बहुत ही दोस्तों मतलब नाजुक थी। दोस्तों इसके अलावा बांग्लादेश संकट और युद्ध से भारत पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। लगभग 80 लाख शरणार्थियों भारत में आ गए, जिससे संसाधनों और प्रशासन पर गंभीर दबाव उत्पन्न हुआ। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो इसी दौर में हमने क्या किया था, बांग्लादेश से 1971 के समय में युद्ध किया था। उसकी वजह से दोस्तों आप देखेंगे तो जो बांग्लादेश से जो लोग थे वो क्या हो गए, भाग के भारत में चले हैं। यानी कि जो शरणार्थी थे दोस्तों वो भाग कर क्या है, भारत में चले आए। तो 80 लाख दोस्तों शरणार्थी जब भारत में आ गए दोस्तों, इससे क्या हुआ दोस्तों, भारत पर भारी आर्थिक क्या हुआ दोस्तों, बोझ पड़ा। और जिससे संसाधनों और जो दोस्तों प्रशासन था, यानी कि जो हमारा पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन था, उस पर भी दोस्तों भारी दबाव उत्पन्न हो गया। क्योंकि जो 80 लोग आए थे, इनको रहने खाने या कुछ न कुछ इनको व्यवस्था देनी पड़ती थी, और या कुछ न कुछ सरकार जो थी प्रशासन की सहायता से इनके खिलाफ या इनके साथ में कुछ मतलब कदम उठाने वाली थी। तो इस वजह से क्या हुआ दोस्तों, जो संसाधन थे और जो प्रशासन था उस पर गंभीर प्रभाव उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि 80 लाख शरणार्थी बांग्लादेश संकट के कारण और बांग्लादेश युद्ध के कारण भारत में आ गए थे। दोस्तों इसी वक्त में अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना भी बंद कर दिया था। ठीक दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अमेरिका उसमें पाकिस्तान के खेमे में था। तो जब पाकिस्तान बांग्लादेश से लड़ाई कर रहा था तो जब देखा कि अमेरिका ने कि भारत बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका ने क्या किया, जो सारी सहायता थी भारत को वो देना बंद कर दिया। क्योंकि दोस्तों उस समय हम सब इतना आत्मनिर्भर थे नहीं, तो हमें अधिकतर सेवाएं या जो सहायता थी वो अन्य देशों से लेनी पड़ती थी। इसीलिए दोस्तों क्या हुआ, हमें यह भी एक खामियाजा भुगतना पड़ा। ठीक दोस्तों इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत के बढ़ने से विभिन्न चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई। यानी कि दोस्तों इसी समय क्या हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार था उसमें क्या हुआ, जो तेल की कीमत थी, यानी कि जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या गैस हो गया दोस्तों, इन सब की कीमतें क्या हो गई दोस्तों, ये बढ़ गई थी। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो कीमतें थी सामानों की वो भी क्या हो गई दोस्तों, अलग अलग सामानों की वो भी बहुत ज़्यादा दोस्तों बढ़ गई। दोस्तों इसके अलावा 1973 में चीज़ों की कीमतों में 23% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ। यानी कि जो कीमतें थी सामान की वो 1973 में दोस्तों 23% बढ़ गई, और 1974 में दोस्तों आप देखेंगे तो 34% क्या हुई, जो सामान थे उसकी कीमतें दोस्तों पूरे भारत में बढ़ गई थी। दोस्तों इस जो तीव्र मूल्य वृद्धि थी, यानी जो तीव्र मूल्य वृद्धि थी, मूल्य वृद्धि का मतलब होता है महंगाई दोस्तों, इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, लोगों को बहुत भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक दोस्तों, क्योंकि देश में महंगाई बढ़ गई थी और लोगों के पास कुछ इनकम थी नहीं, तो इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोस्तों औद्योगिक विकास की दर भी बहुत कम थी और बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई थी। इसमें हमारे यहाँ कुछ औद्योगिक डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, और लोगों में क्या फैली हुई थी, बेरोजगारी फैली हुई थी। दोस्तों सरकार ने खर्च कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था। यानी कि दोस्तों जब आर्थिक संकट खड़ा था, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे विकास दर या कोई हमारी ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं रही थी, उसकी वजह से क्या किया दोस्तों ने, सरकार जो थी उसने क्या किया दोस्तों, उसने जितने भी कर्मचारी थे उनके क्या किया दोस्तों, वेतन को रोक दिया। इसके अलावा दोस्तों 1972-73 में असफल मानसून से कृषि उत्पादन 8% कम हुआ। यानी कि जो 1972-73 का दौर था उसमें मानसून जो था दोस्तों असफल हो गया। उसमें दोस्तों अधिकतर फसलें मानसून पर ही उगाई जाती थी, मानसून की वर्षा के आधार पर ही उगाई जाती थी। इससे दोस्तों क्या हुआ, जो मानसून असफल हो गया तो उससे दोस्तों जो कृषि उत्पादन था वो भी 8% कम हो गया। ठीक दोस्तों आर्थिक संकट के कारण देश में असंतोष फैल गया। गैर कांग्रेसी पार्टियां और छात्रों ने विरोध तेज कर दिया। दोस्तों ये आर्थिक कारण थे हमारे देश में, जो हमारे देश में गरीबी, भूखमरी और जो हमारे यहाँ खाद्यान्न का संकट पैदा हुआ था, इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, देश में जनता में आक्रोश फैल गया, असंतोष फैल गया, और जो गैर कांग्रेसी पार्टियां, जो छात्र थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने कांग्रेसी सरकार के खिलाफ क्या करना करा, विरोध करना चालू कर दिया। दोस्तों संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इसी अवधि में बढ़ गई। यानी कि वही लोग जो संसदीय राजनीति यानी कि डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते हैं, जैसे कि मार्क्सवादी लोग, वो क्या करने लगे दोस्तों, इस समय अपनी जो एक्टिविटीज थी, यानी कि जो उनकी गतिविधियां थी, वो भी क्या हो गई दोस्तों, इसमें वो बढ़ाने लगे। दोस्तों इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया और
राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। यानी कि दोस्तों जो ये समूह थे जिन्हें मार्क्सवादी कहते हैं या लेनिनवादी कहते हैं दोस्तों, ये क्या थे दोस्तों, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, जो उस समय की मौजूदा राजनीतिक प्रणाली थी दोस्तों, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, राज्य के विरोध में हथियार उठा लिया या तकनीकी क्या किया दोस्तों, सहारा लिया। ठीक दोस्तों जो ये समूह है मार्क्सवादी लेनिनवादी, इनको अब माओवादी कहा जाता है अथवा नक्सलवादी नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, ये लोग लोकतांत्रिक मतलब संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। ये सब दोस्तों इसीलिए सरकार के खिलाफ क्या कर लिए थे दोस्तों, हथियार उठा लिए थे इसी दौर में। दोस्तों ये सब अधिक पश्चिम बंगाल में सक्रिय थे, यानी कि ये जो सबसे अधिक सक्रिय थे ये लोग, जो माओवादी थे, जो नक्सलवादी थे, ये नक्सलवादी और माओवादी सबसे ज़्यादा कहाँ सक्रिय थे, सबसे ज़्यादा दोस्तों ये सब पश्चिम बंगाल में सक्रिय थे, जहाँ सरकार ने उन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए और सरकार ने इन्हें खत्म करने के लिए, इन नक्सलवादी और जो माओवादी होते हैं इनको खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा कठोर कदम भी उठाए। दोस्तों इसके अलावा जो कारण थे, यानी कि इसे हम राजनीतिक कारण बोल सकते हैं इमरजेंसी लगाने के, दोस्तों राजनीतिक कारण ये थे, उसमें दोस्तों आप देखेंगे जो बिहार और गुजरात था दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों छात्रों ने क्या किया दोस्तों, सरकार के खिलाफ आंदोलन चालू कर दिया। दोस्तों अब इसको हम पढ़ेंगे, जो गुजरात और बिहार में दोस्तों जो सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए थे, अब इसको हम जानेंगे। दोस्तों जो गुजरात और जो बिहार था, दोनों ही जगह दोस्तों कांग्रेस की सरकारें थी। यहाँ की विधानसभा में जो सरकार बनी थी, यानी कि जो राज्य की सरकार थी, वो सब क्या थी दोस्तों, कांग्रेसी सरकार थी। कहाँ पर, गुजरात और बिहार दोनों जगह। दोस्तों गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें तथा उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू किया। दोस्तों जो गुजरात के छात्र थे, उन्होंने गुजरात में बढ़ते हुए खाद्यान्नों के दाम, खाद्य तेल और उसके अलावा दोस्तों जो अन्य वस्तुएं थीं, उनकी जब कीमतें दोस्तों बढ़ गई, उन्होंने क्या किया दोस्तों, इसके खिलाफ क्या कर दिया दोस्तों, आंदोलन छेड़ दिया। यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दोस्तों देखेंगे तो गुजरात के छात्रों ने जनवरी 1974 में क्या किया दोस्तों, आंदोलन शुरू कर दिया। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बहुत जो चीजें थी उनकी कीमतें बढ़ गई थी और जो सरकारी उच्च पद थे उस पर क्या था दोस्तों, भ्रष्टाचार फैल गया था। तो इसी के खिलाफ उन्होंने क्या किया, गुजरात के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो आंदोलन शुरू करने की जो तिथि थी वो 1974 में जनवरी माह थी। ठीक दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा कि गुजरात में आंदोलन कब चालू हुए थे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा जनवरी 1974 में गुजरात में छात्र आंदोलन या जो आंदोलन था वो चालू हुआ था। ठीक दोस्तों इसके अलावा जो छात्र आंदोलनों में जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी दोस्तों, वो भी शामिल हो गई और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यानी कि दोस्तों जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी उस गुजरात प्रांत की, वहाँ की जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी वो सब क्या हुई दोस्तों, जो छात्र का आंदोलन चल रहा था सरकार के खिलाफ, उसमें दोस्तों शामिल हो गई और इससे जो छात्रों का कोई आंदोलन था वो क्या हो गया दोस्तों, ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया और ऐसी स्थिति में दोस्तों गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ठीक दोस्तों, और दोस्तों जो गुजरात का जो विपक्षी दल था उसने क्या किया दोस्तों, उसने पुनः विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। दोस्तों कांग्रेस के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी। यानी कि दोस्तों जो गुजरात के नेता थे विपक्षी दल के, उन्होंने क्या किया दोस्तों, जब छात्र आंदोलन तेज हो गया और सरकार के खिलाफ जो आंदोलन था वो बढ़ने लगा, तो उसमें उन्होंने अपने आप को शामिल किया और जो राज्य विधानसभा के चुनाव थे उसे क्या किया दोस्तों, दोबारा करवाने की मांग की। इसके अलावा दोस्तों जो वहाँ के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे गुजरात प्रांत से, जिनका नाम है मोरारजी देसाई, उन्होंने दोस्तों अनिश्चित भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी। यानी कि अगर यहाँ पर क्या दोस्तों, अगर विधानसभा चुनाव दोबारा नहीं कराए जाते तो उन्होंने क्या कहा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा, तो मैं दोस्तों अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। ठीक दोस्तों विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में दोस्तों 1975 के जून माह में जो हमारा गुजरात प्रांत था उसमें क्या हुआ दोस्तों, विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस इस चुनाव में हार गई और जो दोस्तों कांग्रेस पार्टी थी इस चुनाव में क्या हुई, हार गई। दोस्तों इसके अलावा 1974 के मार्च माह में दोस्तों बढ़ती हुई कीमतों और खाद्यान्न के अभाव में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ और बिहार के छात्रों ने क्या किया दोस्तों, आंदोलन छेड़ दिया। यानी कि दोस्तों आप देखेंगे 1974 के जनवरी माह में गुजरात में आंदोलन छिड़ गया था, वहाँ के छात्रों ने वहाँ पर आंदोलन करना चालू कर दिया था। और दोस्तों 1974 का जो मार्च माह था, आप देखेंगे 1974 के मार्च महीने में जो बिहार के छात्र थे उन्होंने भी क्या किया, भ्रष्टाचार और कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही थी उसके खिलाफ क्या किया दोस्तों, आंदोलन छेड़ दिया। ठीक दोस्तों, छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेपी कहते हैं, को बुलाया
जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। दोस्तों, जो बिहार के छात्र थे, उन्होंने अपने आंदोलन की अगुवाई करने के लिए जो जयप्रकाश नारायण थे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जेपी कहते हैं, उन जेपी को बुलाया। और दोस्तों, जो जेपी थे वो पहले राजनीति में थे, लेकिन दोस्तों इस समय क्या थे, जो जेपी थे वो सक्रिय राजनीति से क्या किए थे दोस्तों, उसका त्याग कर चुके थे और वह क्या कर रहे थे दोस्तों, सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। दोस्तों, जेपी ने छात्रों का आमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा, अपितु राष्ट्रव्यापी रहेगा। और दोस्तों, जो जयप्रकाश नारायण थे, जिनकी फोटो आप यहाँ साइड में लगी हुई है देख सकते हैं दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने कहा ठीक है कि मैं आपकी जो ये आंदोलन है उसका नेतृत्व करूंगा, लेकिन मैं इसके लिए 2 शर्तें रखता हूँ आपके सामने। अगर आप ये 2 शर्तें मानेंगे तभी मैं क्या करूंगा, आपके आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। तो जेपी ने कहा छात्रों से कि पहला तो आप इस जो यह आंदोलन है इसे आप अहिंसक रखेंगे, यानी कि इसमें मारपीट हिंसा नहीं होगी। और दूसरा ये शर्त है मेरी कि आप क्या करेंगे, ये जो आंदोलन है इसे सिर्फ बिहार तक नहीं सीमित रखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसे आप पूरे देश में फैलाएंगे, यानी कि इस जो यह आंदोलन है इसे क्या करेंगे, आप राष्ट्रव्यापी करेंगे। इसका क्या किया, जेपी ने शर्त रखी, यानी कि जेपी ने 2 शर्तें रखी। पहला, ये आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, और दूसरा, ये आंदोलन क्या रहेगा, अहिंसक रहेगा, तभी मैं क्या करूंगा, इसका नेतृत्व करूंगा। ठीक दोस्तों, जो छात्र आंदोलन था दोस्तों, उसने धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले लिया, यानी कि जब इसमें बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल हो गई तो ये छात्र आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन हो गया और राष्ट्रव्यापी बन गया, यानी कि जो है सिर्फ गुजरात और बिहार तक सीमित था, धीरे धीरे क्या हो गया, पूरे देश में फैल गया, जिससे दोस्तों जीवन के हर क्षेत्र के लोग इसमें आ जुड़े। यानी कि जो आंदोलन चल रहा था दोस्तों, इसकी वजह से क्या हुए, जो लोग थे चाहे जिस पेशे में लगे हुए हों, वो सब क्या हुए दोस्तों, इस आंदोलन से दोस्तों आ जुड़े, क्योंकि दोस्तों अब आंदोलन जो था वो राष्ट्रव्यापी हो चुका था और ये राजनीतिक रूप धारण कर चुका था। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। दोस्तों, जो जेपी थे, जिसको हम जयप्रकाश नारायण बोलते हैं, उन्होंने दोस्तों जो कांग्रेस की बिहार सरकार थी उसको बर्खास्त करने, यानी कि उसको सस्पेंड करने की मांग की। दोस्तों, उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। दोस्तों, जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में क्या चाहिए, संपूर्ण क्रांति चाहिए। उनके शब्दों में दोस्तों कहें तो जो संपूर्ण क्रांति है यही सच्चा लोकतंत्र है, यानी कि दोस्तों उन्होंने संपूर्ण क्रांति यानी कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने की क्या किया दोस्तों, आह्वान किया। ठीक दोस्तों, आज दोस्तों आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा, ये जयप्रकाश नारायण का दिया गया एक क्या था, एक मतलब सिद्धांत था या एक क्रांति थी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में क्रांति का आह्वान किया जाता है, और जेपी का मानना था इसी से क्या होगा, सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा। ठीक दोस्तों, इसके अलावा आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले। दोस्तों, इसके अलावा जो ये आंदोलन था उसका जो राष्ट्रीय राजनीति थी उस पर भी प्रभाव पड़ने लगा। इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय राजनीति पर इस आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा, और जो जेपी थे यानी कि जयप्रकाश नारायण थे, इस आंदोलन को दोस्तों देश के हर एक हिस्से में फैलाना चाहते थे। दोस्तों, चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश के रोजमर्रा के काम काज के ठप हो जाने का खतरा पैदा हो गया। जब दोस्तों ये छात्रों का आंदोलन चल रहा था, जेपी आंदोलन चल रहा था, इसी दौरान दोस्तों जो रेलवे के कर्मचारी थे दोस्तों, उन्होंने भी क्या की, हड़ताल कर दी, यानी कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल के उन्होंने भी क्या किया दोस्तों, आह्वान किया रेलवे के कर्मचारियों ने। इससे दोस्तों जो देश का कामकाज था वो दोस्तों ठप होने का मतलब उस पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे से ही अधिकतर साजो सामान इधर से उधर जाते हैं। तो इससे क्या हो गया दोस्तों, अगर रेलवे मतलब रुक जाएगी, उस पर हड़ताल हो जाएगा, रेलवे वाले अगर हड़ताल कर देंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो देश का रोजमर्रा का काम है क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। दोस्तों 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजनीति में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों, उन्होंने हजारों लोगों के साथ दोस्तों संसद की ओर मार्च किया, और दोस्तों जो ये मार्च था, इतना बड़ा मार्च यानी कितनी बड़ी रैली आज से पहले भारतीय राजनीति में कभी नहीं हुई थी, यानी कि इतनी बड़ी रैली में इतने ज्यादा लोग आज से पहले कभी नहीं आए थे। ठीक दोस्तों जयप्रकाश नारायण को भारतीय जनसंघ, कांग्रेस हो, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला, यानी कि जो जयप्रकाश नारायण थे अब उनको अन्य राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिलने लगा, जैसे कि भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ,
और भारतीय लोकदल या सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का क्या हुआ, जयप्रकाश को समर्थन प्राप्त हुआ। दोस्तों इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया, यानी कि दोस्तों इन्होंने क्या किया, जेपी को इंदिरा गांधी के मतलब सामने खड़ा किया और उनको एक विकल्प के रूप में देखा। जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में देखा। जेपी की जन प्रतिरोध रणनीति की आलोचना हुई, यानी कि जो जेपी इस समय अपनी राजनीति कर रहे थे, यानी कि जो लोगों का आंदोलन चालू कर रहे थे और लोगों को लामबंद कर रहे थे, आंदोलन में जोड़ रहे थे, इसकी क्या हुई दोस्तों, इसकी आलोचना भी हुई। गुजरात और बिहार के आंदोलनों को कांग्रेस विरोधी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ माना गया। दोस्तों जो गुजरात और बिहार के आंदोलन हुए थे उसको दोस्तों इंदिरा गांधी के खिलाफ और कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ माना गया, यानी कि उस आंदोलन को कांग्रेस विरोधी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ माना गया, जो आंदोलन गुजरात और बिहार में हुए थे। दोस्तों इंदिरा गांधी का मानना था कि ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित है, यानी कि दोस्तों जो इंदिरा गांधी थे उनका यह मानना था जो आंदोलन हो रहे हैं ये किसी राजनीतिक अव्यवस्था के कारण नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये आंदोलन मेरे खिलाफ हो रहे हैं, यानी कि ये सब क्या है, ये जो आंदोलन है ये सब उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित थे, यह मानना था इंदिरा गांधी का। दोस्तों अगर एनसीईआरटी में आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में छोटे से बॉक्स में साइड में दे रखा है, तो दोस्तों इसे आइए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। ठीक दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों, ये युवा अवस्था में मार्क्सवादी थे, एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव थे। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इसे आप नोट कर लीजिए। जो जयप्रकाश नारायण थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव थे। ठीक दोस्तों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के क्या थे दोस्तों, ये लोकनायक थे, यानी कि उसमें क्या किया था दोस्तों, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जो 1942 का हमारा भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था दोस्तों, ये क्या हुए थे, नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में भी देखे गए थे और नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार किया, यानी कि दोस्तों नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। 1955 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ दी। गांधीवादी बनने के बाद भूदान आंदोलन में सक्रिय हुए। नागा विद्रोहियों के सुलह की बातचीत की, यानी कि जो नागा विद्रोह हुआ था उसके भी सुलह की बातचीत जयप्रकाश नारायण ने ही की थी। तो जैसे आप नोट कर लीजिए दोस्तों, इसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नागा विद्रोह के सुलह की बातचीत किसने की थी, तो इसे आप याद कर लीजिए, परीक्षा में कभी प्रश्न आ सकता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसके अलावा जो जयप्रकाश नारायण थे इन्होंने कश्मीर शांति प्रयास भी किए, चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण कराया और दोस्तों जो बिहार आंदोलन था उसका क्या हुआ दोस्तों, ये नेता बने। उसके अलावा दोस्तों ये जो आपात काल था उसके विरोध के प्रतीक बन गए और जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत थे। कौन दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चैप्टर में और क्या दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं। तो हम जानेंगे जो 1974 की रेल हड़ताल हुई थी वो क्यों हुई थी। दोस्तों ये रेल हड़ताल कौन किया था और इसका नेतृत्व कौन किया था, इसको हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों यदि रेलगाड़ियों का चलना बंद हो जाए तो क्या होगा। अगर दोस्तों आप सोचिए, आप किसी देश में रह रहे हैं और वहाँ का देश का अधिकांश यातायात, अधिकांश साजो सामान रेलगाड़ी से ही आता है और ऐसे में अगर रेलगाड़ी बंद हो जाए तो दोस्तों क्या होगा। दोस्तों 1 या 2 दिन नहीं बल्कि हफ्ता भर से ज़्यादा समय तक रेलगाड़ियाँ ना चलें तो क्या होगा। दोस्तों अगर देशों में रेलगाड़ियाँ कुछ समय के लिए ना चले, ऐसा जो लेखक कह रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, निश्चित ही बहुत ही लोगों को आना जाना दूभर हो जाएगा। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ियों के माध्यम से ही देश में एक जगह से दूसरी जगह सामानों की ज़्यादातर ढुलाई होती है। दोस्तों यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर रेलगाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो दोस्तों पहला की बात जो होगा वो यह होगा, तो जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं पाएंगे, उन्हें आ जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होगी। और दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है जो रेलगाड़ी के बंद हो जाने से होगी दोस्तों, यह है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो ठप हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों रेलगाड़ी के माध्यम से ही देश में एक जगह से दूसरी जगह सामान ज़्यादातर क्या होते हैं, पहुँचाए जाते हैं। ठीक दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1974 में ठीक ऐसा ही वाकया पेश आया था, यानी कि 1974 में आप जानते हैं कि माफ करिएगा दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1974 में एक ऐसा ही वाकया, यानी कि एक ऐसा ही आंदोलन क्या हुआ था दोस्तों रेल कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। दोस्तों जो रेलवे कर्मचारियों की दोस्तों एक संघर्ष की जो उस समय की दोस्तों समिति थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय समन्वय समिति। ठीक दोस्तों, उसके नेतृत्व में जो दोस्तों रेलवे कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया दोस्तों, राष्ट्रव्यापी रेलवे हड़ताल का आह्वान किया। किसके नेतृत्व में दोस्तों, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। ठीक दोस्तों किस समिति ने रेलवे कर्मचारियों के मतलब राष्ट्रव्यापी
आंदोलन का आह्वान किया था? तो दोस्तों उस समिति का नाम है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय समन्वय समिति। ठीक दोस्तों। दोस्तों बोनस और सेवा से जुड़ी हुई शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का यह आह्वान किया गया था। यानी कि दोस्तों जो बोनस और जो सेवा से जुड़ी हुई शर्तें थे उसे मनवाने के लिए क्या किया गया था, यह हड़ताल किया गया था। दोस्तों सरकार ने इन मांगों के खिलाफ थी, यानी कि जो सरकार थी दोस्तों इन मांगों के खिलाफ थी। ऐसे में भारत के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1974 के मई माह में हड़ताल पर चले गए। दोस्तों जब सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, यानी कि उनके बोनस और सेवाओं से जुड़ी जो शर्तें थी सरकार उन्हें नहीं मानी, तो जो कर्मचारी थे रेलवे के 1974 के मई माह में क्या कर दिया दोस्तों, उन्होंने हड़ताल कर दी। ठीक दोस्तों किसके नेतृत्व में किया था, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में किया था। दोस्तों ऐसे में भारत के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1974 में मई माह में हड़ताल पर चले गए। दोस्तों रेलवे कर्मचारियों को हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला। इस हड़ताल से मजदूरों के अधिकार जैसे मामले तो उठे ही, यह सवाल भी उठा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों जो यह आंदोलन हुआ था रेलवे का, यानी कि जो रेल हड़ताल हुई थी 1974 की मई में, इससे दोस्तों एक यह सवाल भी उठ गया कि जो कर्मचारी हैं वो अपनी आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं, इस पर भी क्या हुआ दोस्तों, सवाल उठने लगा। दोस्तों सरकार ने इस हड़ताल को अवैधानिक करार दिया, यानी कि जो सरकार थी उसने इस सरकार को असंवैधानिक या अवैधानिक माना। ठीक दोस्तों सरकार ने इस हड़ताली कर्मचारियों की मांग को मानने से इनकार कर दिया। यानी कि दोस्तों जो कर्मचारी बैठे हुए थे हड़ताल पर रेलवे के, उनकी मांग को मानने से जो सरकार थी उसने इनकार कर दिया। इससे उनके कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया गया। ऐसे में 20 दिनों के बाद यह हड़ताल बगैर किसी समझौते के वापस ले ली गई। दोस्तों जो सरकार थी उसने क्या किया, जो इस रेलवे हड़ताल के बहुत सारे नेता थे उनकी क्या कराई, गिरफ्तारी करवाई और जो रेलवे लाइन थी उसकी सुरक्षा में दोस्तों सुरक्षा बलों को तैनात किया। इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, जो यह आंदोलन था या जो यह हड़ताल थी रेलवे हड़ताल, उसे 20 दिन में ही बिना किसी शर्त या समझौते के क्या किया गया दोस्तों, वापस ले लिया गया। ठीक दोस्तों यही थी रेल हड़ताल जिसको जॉर्ज फर्नांडिस ने 1974 में किया था। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस दौर में आप देखेंगे तो जो न्यायपालिका थी और जो सरकार थी उसके बीच में गहरे मतभेद पैदा हो जाते हैं। यानी कि जो इमरजेंसी का एक काल था उससे पहले आप देखेंगे तो जो सरकार थी और जो मतलब शासक दल था और जो न्यायपालिका थी उससे क्या हुए, गहरे मतभेद हुए। दोस्तों इसमें क्या मतभेद थे इसे को हम जान लेते हैं। दोस्तों जो न्यायपालिका थी देखेंगे दोस्तों इस दौर में उसके सरकार और शासक दल के साथ गहरे मतभेद पैदा हुए। दोस्तों आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि दोस्तों संसद और न्यायपालिका के बीच जो गहरा लंबा संघर्ष चला था उसके बारे में। दोस्तों इसके बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, यानी कि क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा इस संघर्ष के बारे में। दोस्तों इस संघर्ष में करीब 3 संवैधानिक मसले उठते हैं। दोस्तों पहला मसला यह था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, यानी कि जो संसद है हमारी जो पार्लियामेंट है या जिसे हम सरकार कहते हैं एक रूप से, तो क्या दोस्तों सरकार जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें क्या कटौती कर सकती है। तो दोस्तों इस पर सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरा मसला दोस्तों यह था कि क्या संसद संविधान में संशोधन कर संपत्ति के अधिकार को सीमित कर सकती है, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या संपत्ति के अधिकार को जो सरकार है वो सीमित कर सकती है या नहीं। तो दोस्तों इस मसले पर भी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को दोस्तों भी क्या किया, निरस्त कर दिया। यानी कि दोस्तों जो संसद थी वो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार में कमी करने का संशोधन करती है, पर सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है दोस्तों, इसे निरस्त कर देता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का कहना होता है कि आप नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में आप जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें कोई भी क्या कर सकते हैं, कटौती नहीं कर सकते हैं। ठीक दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 2 नारे दिए गए हैं, 2 आप कोटेशन देखेंगे दिए गए हैं, तो किसके द्वारा दिए गए थे इनको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें परीक्षा में आ सकती हैं। आप देखेंगे एनसीईआरटी के पेज के साइड में इसे दिया गया है। पहला है दोस्तों इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। दोस्तों यह नारा किसने दिया था, दोस्तों यह नारा दिया था दोस्तों जो कांग्रेस के उसमें के अध्यक्ष थे DK बरुआ, उन्होंने दिया था और 1974 में क्या किया था, उन्होंने यह नारा दिया था। ठीक दोस्तों, यानी कि इंदिरा इज इंडिया, यानी कि इंदिरा क्या है,
भारत है और भारत ही क्या है, इंदिरा है। यह नारा किसने दिया था दोस्तों? यह नारा कांग्रेस के अध्यक्ष DK बरुआ ने दिया था। दोस्तों एक नारा और देखेंगे दिया गया है कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। दोस्तों यह नारा 1974 के बिहार आंदोलन का एक नारा था, यानी कि इसे बिहार आंदोलन के दौरान क्या किया गया था, दिया गया था, जो 1974 में हुआ था। ठीक दोस्तों, तो आप इन दोनों नारों को याद रखिएगा। कभी कभी इससे प्रश्न पूछ सकता है कि नारे किस चीज़ से संबंधित है या कहाँ से संबंधित है या किसने इसे दिया था। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो न्यायपालिका से सरकार का मतलब संघर्ष था दोस्तों, इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव बढ़ता है। और दोस्तों इसकी परिणति क्या होती है दोस्तों इसकी परिणति केशवानंद भारतीय केस के रूप में होती है, यानी कि जो न्यायपालिका के साथ संघर्ष था मतलब जो सरकार का, उसकी परिणति दोस्तों जो केशवानंद भारतीय केस था उसके रूप में होती है। और दोस्तों इस केस में सर्वोच्च न्यायालय घोषित करता है कि संविधान का एक मूल ढांचा है जिसे संसद नहीं बदल सकती है। यानी कि दोस्तों जो केशवानंद भारतीय केस था उसमें सरकार जो न्यायपालिका बहुत सारे संशोधन कर रही थी, जिसमें जो संविधान का मूल ढांचा था वो प्रभावी हो रहा था, उसको नुकसान पहुंच रहा था। तो दोस्तों इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा, यानी कि साफ साफ घोषित किया कि जो हमारे संविधान का एक मूल ढांचा है उसको क्या कर सकती है, उसको संसद नहीं बदल सकती है। दोस्तों दो और बातें थी जिनकी वजह से न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी कि सरकार के संबंधों में तनाव आया था, यानी कि जिन्होंने सरकार और न्यायपालिका के बीच में तनाव बढ़ाया था। ऐसी दो और बातें थी दोस्तों। जो पहली बात थी याद थी दोस्तों, जो 1969 में दोस्तों वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति AN रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। दोस्तों जो सरकार थी उसने क्या किया दोस्तों, 1973 में दोस्तों आप देखेंगे तो उसने दोस्तों जो मतलब सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐसी परंपरा रही है कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, वो वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। लेकिन दोस्तों 1973 में ये परिपाटी टूटती है और दोस्तों सरकार ने क्या किया दोस्तों, 3 मुख्य न्यायाधीशों की अनदेखी करते हुए दोस्तों सरकार ने जो AN रे थे उनको क्या किया दोस्तों, उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया भारत का। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि दोस्तों जितने भी 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे जिसकी सरकार ने अनदेखी की थी दोस्तों, वो सब क्या किया था दोस्तों, उन्होंने सरकार के जो फैसले थे उनके खिलाफ क्या किया था दोस्तों, सरकार ने मतलब सर्वोच्च न्यायालय के उन 3 वरिष्ठ जजों ने फैसला दिया था। यानी कि इन 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को इसलिए दरकिनार किया गया क्योंकि इन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला दिया था, इसलिए क्या किया, जो मतलब सरकार थी उसने क्या किया, इन्हें दरकिनार कर दिया। ठीक दोस्तों प्रधानमंत्री के करीबी लोग प्रतिबद्ध न्यायपालिका और नौकरशाही की मांग करने लगे जो सरकार की सोच के अनुरूप कार्य करे। यानी कि दोस्तों इस दौर में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री के करीबी थे, यानी कि जो इंदिरा गांधी के करीबी लोग थे, वे सब यह कहने लगे कि जो न्यायपालिका हो और जो नौकरशाही हो क्या है दोस्तों, वो प्रतिबद्ध हो। प्रतिबद्ध मतलब क्या है दोस्तों, प्रतिबद्ध का मतलब यह है दोस्तों, यानी कि जो न्यायपालिका और जो नौकरशाही है दोस्तों क्या करे, वो सरकार के सोच के अनुरूप यानी कि सरकार के अनुसार कार्य करे। ऐसी बात कौन करने लगे, प्रधानमंत्री के जो करीबी लोग थे वो कहने लगे जो न्यायपालिका है, जो नौकरशाही है, उसको सरकार के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जो लोग इंदिरा गांधी के करीबी थे। ठीक दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अब हम आपातकाल की घोषणा कैसे होती है। तो अभी तक जितना भी हम सब ने पढ़ा वो सब दोस्तों आपातकाल के मतलब कारण थे या संदर्भ थे, लेकिन अब दोस्तों हम जानेंगे आपातकाल कैसे घोषित हुआ और उसके घोषित होने के पीछे क्या कारण थे, ऐसे क्या परिस्थितियां आ गई कि जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने क्या किया दोस्तों, आपातकाल घोषित कर दिया। यानी कि दोस्तों आपातकाल की घोषणा क्यों हुई और कैसे हुई, इसके बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। ठीक दोस्तों 12 जून 1975 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी कि जो इंदिरा गांधी का 1971 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसके मतलब माध्यम से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर आई थी 1971 में, उसको दोस्तों क्या किया, जो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के एक जज थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने 12 जून 1975 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी कि असंवैधानिक घोषित हो गया, इसका मतलब क्या होगा, जो इंदिरा गांधी थी उनका चुनाव क्या हो गया दोस्तों, वो निरस्त हो गया है, उनका चुनाव जो था वो दोस्तों असंवैधानिक हो गया। दोस्तों जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक याचिका के मामले में सुनाया था। दोस्तों एक बहुत ही उत्तर प्रदेश के एक समाजवादी नेता थे बहुत ही मशहूर, जिनका नाम था दोस्तों राजनारायण, जिनकी फोटो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइड में मैंने लगा रखी है, ये देखिए दोस्तों, इनके नाम पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी कर चुका है। दोस्तों ये जो राजनारायण जी थे इन्होंने एक याचिका दायर की थी, तो उसी याचिका के मद्देनजर जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने यह फैसला
सुनाया था। ठीक दोस्तों, राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। यानी कि दोस्तों जो राजनारायण थे दोस्तों, ये एक मतलब उम्मीदवार के रूप में 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के मतलब सामने, यानी कि इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए थे चुनाव में। ठीक दोस्तों, और दोस्तों जो ये राजनारायण जी ने याचिका दायर की थी इंदिरा गांधी के खिलाफ दोस्तों, उसमें यानी कि याचिका में इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती देते हुए यह तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारी की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। यानी कि दोस्तों जो राजनारायण थे, इन्होंने याचिका डाली थी तो मतलब हाई कोर्ट में, प्रयागराज हाई कोर्ट या जिसे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलते हैं, तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका डाली थी कि जो इंदिरा गांधी हैं उन्होंने जो चुनाव था उसमें क्या किया था दोस्तों, उस चुनाव में सरकारी कर्मचारी यानी कि जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है उसका क्या किया है दोस्तों, इस्तेमाल किया है अपने चुनाव प्रचार के लिए। ठीक दोस्तों, ऐसी याचिका जो राजनारायण थे उन्होंने दायर की थी हाई कोर्ट में। दोस्तों इस फैसले से इंदिरा गांधी की सांसद सदस्यता खत्म हो गई और यदि वह 6 महीने के भीतर दोबारा निर्वाचित नहीं होती तो वह प्रधानमंत्री पद पर कायम नहीं रह सकती थी। दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मतलब फैसला सुनाया 12 जून 1975 को कि जो इंदिरा गांधी हैं अब उनका जो चुनाव था 1971 का वो असंवैधानिक है, तो दोस्तों इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, जब किसी भी सांसद का चुनाव जब असंवैधानिक घोषित कर होता है दोस्तों, तो जब दोस्तों संवैधानिक मतलब जब उसका संसद सदस्यता जो होती है संसद की दोस्तों, वो सदस्यता क्या होती है दोस्तों, खत्म हो जाती है। यानी कि जो इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता थी वो क्या हो गई दोस्तों, खत्म हो गई दोस्तों। और आप सबने कक्षा 11वीं में पढ़ा है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे क्या करना पड़ता है दोस्तों, 6 महीना के भीतर दोबारा निर्वाचित होना होता है। तो दोस्तों अब इंदिरा गांधी संसद का सदस्य नहीं रह गई हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके अनुसार। तो अब इसका मतलब यह है जो इंदिरा गांधी हैं यदि वह 6 महीने के भीतर दोबारा निर्वाचित नहीं होती हैं सांसद के रूप में, तो दोस्तों तो वे प्रधानमंत्री पद पर कायम नहीं रह सकती हैं। ठीक दोस्तों इसके अलावा आगे देखते हैं हम क्या दिया गया है एनसीईआरटी में। दोस्तों 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती हैं। दोस्तों इस मामले को लेकर इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है दोस्तों जब तक जो अपील की गई है इसका जब तक फैसला नहीं आ जाता है, यानी कि जब तक इसका निर्णय नहीं आ जाता है तब तक क्या होगा दोस्तों, जो इंदिरा गांधी हैं दोस्तों सांसद बनी रहेंगी, लेकिन दोस्तों जो लोकसभा की कार्रवाई होती है उसमें भाग नहीं ले पाएंगी। ठीक दोस्तों, और दोस्तों यह फैसला जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने 24 जून 1975 को दिया। दोस्तों अब देखेंगे जो एनसीईआरटी की अगली हेडिंग है जिसका नाम है संकट और सरकार का फैसला। अब इसी के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने गलती से 2 बारी फैसला लिख दिया है तो इसे आप इग्नोर करिएगा। दोस्तों अब जो संकट आया था उसको इंदिरा गांधी कैसे समाप्त करती हैं, यानी कि जो इनके मतलब कुर्सी पे संकट आ गया था प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, उसको इंदिरा गांधी कैसे मतलब उसका फैसला करती हैं, उसे सफाया करती हैं उस संकट का, वह इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। दोस्तों अब क्या हुआ, जब जगमोहन लाल सिन्हा ने ऐसा मतलब फैसला दिया कि इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई है और उनकी सदस्यता जब दोस्तों न्यायालय में मतलब चुनौती उनकी सदस्यता को मिली, तब दोस्तों क्या किया गया, तब जो राजनीतिक संघर्ष था दोस्तों अब बहुत बढ़ गया। दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों, उन्होंने दोस्तों विपक्षी दलों के साथ दोस्तों इंदिरा गांधी के इस्तीफे की क्या की दोस्तों, मांग की। दोस्तों इस जब विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी पर दोस्तों इस्तीफे का दबाव डाला तो दोस्तों इन्हीं दलों ने क्या किया दोस्तों, इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। यानी कि दोस्तों जो विपक्षी दल थे उन्होंने 1975 में 25 जून को दोस्तों रामलीला मैदान, यानी कि जो दिल्ली का रामलीला मैदान है लाल किले के सामने का, वहाँ पर दोस्तों एक विशाल प्रदर्शन किया। और दोस्तों इस प्रदर्शन में जयप्रकाश नारायण थे जो जिनकी फोटो आप देख सकते हैं, तो दोनों यानी कि जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए दोस्तों राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। ठीक दोस्तों जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वह सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों का पालन न करें। यानी कि जो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने कहा जो सरकार के असंवैधानिक या जो अनैतिक अध्यादेश या आदेश हैं उसका क्या किया जाए, पालन न किया जाए। ऐसा जो अपील था
जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मियों से किया कि यानी कि वो जो सरकार के जो इलीगल फैसले हैं या जो मतलब अनैतिक फैसले हैं उनका पालन जो सरकारी कर्मचारी ना करें, ऐसा जयप्रकाश नारायण ने कहा। ठीक दोस्तों, यानी कि उनसे ऐसा करने के लिए कहा कि आप जो सरकार के असंवैधानिक या जो अवैधानिक अनैतिक फैसले हैं उनका क्या करिए, पालन ना करिए। ठीक दोस्तों उसके अलावा दोस्तों इससे भी सरकारी कामकाज के ठप हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ। देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया। यानी कि दोस्तों जब जेपी ने कहा कि लोग सरकार के फैसले यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकार के फैसलों को न माने, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, जो देश का सरकारी कामकाज है उसके ठप हो जाने का जो अंदेशा था वो पैदा हुआ। और दोस्तों अब देश का जो राजनीतिक मिजाज था वो दोस्तों अब कांग्रेस के खिलाफ हो गया था। दोस्तों सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। यानी कि घोषणा जो सरकार थी उसने क्या किया, जो सभी घटनाएं घटित हो रही थी उसके जवाब में क्या किया, आपातकाल की घोषणा घोषित कर दी। ठीक दोस्तों 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। दोस्तों जो सरकार है उसने 25 जून 1975 के दिन यह घोषणा की कि जो हमारा भारत देश है उसमें गड़बड़ी की आशंका है और इसके मद्देनजर उसने क्या किया दोस्तों, इसका तर्क देते हुए दोस्तों उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। और दोस्तों 352 के अंदर आपातकाल का प्रावधान है, तो उसी के अनुसार क्या किया उसने भारत पर यानी कुछ समय की सरकार ने भारत पर क्या किया दोस्तों, इमरजेंसी लागू कर दी। दोस्तों इस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी कि 352 के अंतर्गत दोस्तों यह प्रावधान किया गया है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। यानी कि दोस्तों 352 में कहा गया है, 352 अनुच्छेद नंबर 352 में साफ साफ कहा गया है, जब सरकार को आशंका होगी कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी है तो क्या कर सकती है सरकार आपातकाल के लागू कर सकती है। ठीक दोस्तों सरकार का यह निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है। दोस्तों सरकार का कहना था कि जो देश की स्थिति है वो क्या है, वो बहुत गंभीर हो चुकी है, यानी कि जो स्थिति है बहुत गंभीर संकट की है। इसी वजह से दोस्तों जो आपातकाल की घोषणा है वो जरूरी हो गई है, यानी कि देश में आपातकाल लगाना जरूरी हो गया है क्योंकि देश में बहुत सारी क्या हो गई है, गड़बड़ी आ गई है। ऐसा तर्क माननीय इंदिरा गांधी जी का था। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। दोस्तों जो सरकार ने आपातकाल लागू किया, अगर उसे हम दोस्तों तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार के दायरे में था। क्यों दोस्तों, क्योंकि हमारे संविधान में दोस्तों अगर देखेंगे आप तो आपातकाल की स्थिति में सरकार को विशेष शक्तियां क्या की गई हैं, प्रदान की गई हैं। दोस्तों आपातकाल की घोषणा के साथ ही संघीय ढांचा निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। यानी कि दोस्तों जब आपातकाल लागू होता है, जो हमारा संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा का मतलब समझते हैं ना कि कुछ शक्तियां केंद्र के पास हैं और कुछ शक्तियां राज्य के पास हैं। तो दोस्तों जो संघीय ढांचा है यानी कि जो कार्यों का बंटवारा है या जो मतलब जो अधिकारों का बंटवारा है दोस्तों, ये क्या हो जाता है दोस्तों, निष्प्रभावी हो जाता है। और दोस्तों जो सारी की सारी शक्तियां होती हैं दोस्तों केंद्र के पास चली जाती हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार होती है उसके पास सारी शक्तियां आ जाती हैं। ठीक दूसरा दोस्तों सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकती है अथवा उसमें कटौती कर सकती है। दोस्तों अगर देश में आपातकाल लागू हुआ है तो दोस्तों ऐसे इस दौर में यानी कि आपातकाल के दौरान दोस्तों जो सरकार है दोस्तों वो चाहे तो किसी एक या सभी जो मौलिक अधिकार है हमारे उन सब पर क्या कर सकती है दोस्तों, रोक लगा सकती है, तो उसमें कटौती कर सकती है। दोस्तों संविधान में आपातकाल को असाधारण स्थिति माना गया है जब समान लोकतांत्रिक प्रक्रिया संभव नहीं होता, इसीलिए सरकार को विशेष शक्तियां दी गई हैं। दोस्तों हमारे जो संविधान निर्माता थे इसलिए दोस्तों आपातकाल का प्रावधान किए थे, सोचे थे दोस्तों जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे आने वाली सरकारें हैं, वे सब इसका सूझबूझ के साथ प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों देखेंगे तो इसका प्रयोग देखेंगे तो एक रूप से आप लोकतंत्र के खिलाफ ही किया गया। लेकिन दोस्तों जो संविधान है उसमें देखेंगे दोस्तों आप आपातकाल को असाधारण स्थिति के रूप में माना गया है, यानी कि जब समान लोकतांत्रिक प्रक्रिया संभव नहीं होती है, इसी के रूप में क्या किया गया है दोस्तों, आपातकाल को क्या किया गया है दोस्तों, हमारे
जो संविधान है उसमें दर्शाया गया है। यानी कि आपातकाल क्या है, एक असाधारण स्थिति है दोस्तों। इसीलिए सरकार को जो संविधान निर्माता थे उन्होंने आपातकाल के दौरान विशेष शक्तियां दी थी कि क्या कर सके सरकार, जो हमारे देश का लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसे क्या कर सके, प्रभावी बना सके। इसीलिए दोस्तों सरकार जो संविधान निर्माता थे उन्होंने आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान में किया था। लेकिन दोस्तों उनको नहीं पता था कि कोई अपनी कुर्सी को बचाने के लिए भी आपातकाल का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको एक इमेज मिलेगी, जिसमें देखेंगे दोस्तों आप, तो उसमें आप इंदिरा गांधी को कुर्सी पर बैठे हुए पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए इंदिरा गांधी एक कुर्सी पर बैठी हुई होंगी और उनकी कुर्सी को दोस्तों देखेंगे तो आप इस बाढ़ भरी स्थिति में कोई सहारा दे रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस इमेज में आपको दिख जाएगा। अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा है तो अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी कुर्सी पर बैठी हुई हैं और कुर्सी के पीछे लिखा हुआ है दोस्तों स्थगनादेश। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक राजनीतिक संकट की स्थिति है पूरी की पूरी। और उस जो दोस्तों इंदिरा गांधी की कुर्सी है दोस्तों देखेंगे आप, एक आदमी उसे पीछे से सहारा दे रहा है। दोस्तों जो एक कुर्सी को पीछे से सहारा देता हाथ है दोस्तों, एक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं डीके बरुआ दोस्तों उनका है। यानी कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डीके बरुआ, वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस पिक्चर में, इस कार्टून में जो इंदिरा गांधी की कुर्सी है उसको क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से सहारा दे रहे हैं। दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सत्ता की कुर्सी डगमगा रही थी। यानी कि दोस्तों उनके नेतृत्व पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, इसका यही कहने का आशय है कार्टून का। और दोस्तों लेकिन उस कुर्सी को पीछे से सहारा देता हुआ एक हाथ दिखाई जो देता है इसमें दोस्तों, यह हाथ यह प्रदर्शित करता है दोस्तों कि जो कांग्रेस के शीर्ष नेता थे उस समय के, विशेषकर डीके बरुआ, वो दोस्तों इंदिरा गांधी की सत्ता को बचाने के लिए हर संभव राजनीतिक समर्थन दे रहे थे। दोस्तों अगर आप देखेंगे दोस्तों जो कार्टून है, इस कार्टून के माध्यम से जो दोस्तों कलाकार है यह संदेश दिया है दोस्तों कि सत्ता की कुर्सी भले ही अस्थिर हो, लेकिन जो कांग्रेस संगठन और जो उसके नेता हैं वो प्रधानमंत्री को टिकाए रखने की कोशिश करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि जो प्रधानमंत्री हैं वो इंदिरा गांधी ही बनी रहे, इंदिरा गांधी की जो प्रधानमंत्री का मतलब पद है वो ना जाए। ठीक दोस्तों, यही दोस्तों इस पिक्चर में बताया गया है। दोस्तों पिक्चर जो कार्टून बनाए जाते हैं सब दोस्तों इसका बहुत महत्व होता है, तो हमें बहुत चीज़ें समझने को मतलब समझने में मदद करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी को कार्टून के बारे में दोस्तों बताता हूँ, नहीं तो मैं भी सबको छोड़ के आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों इन सबको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में ऐसे ही नहीं दी गई हैं, सब किसी न किसी अर्थ के यानी कि किसी न किसी मतलब संदर्भ के लिए दी गई हैं। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। यानी कि जो राष्ट्रपति थे उस समय के, जिनका नाम था फरुखुद्दीन अली अहमद, उनसे क्या किया थी दोस्तों, उनसे जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। क्योंकि हमारे संविधान में प्रावधान है कि आपातकाल लागू करने का सिफारिश होता है प्रधानमंत्री, मतलब जो हमारा राष्ट्रपति होता है उससे करता है। दोस्तों ऐसी सिफारिश जो प्रधानमंत्री थी उस समय की तत्कालीन इंदिरा गांधी, उन्होंने 25 जून 1975 को उस समय के राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद से की। दोस्तों परिणाम स्वरूप फरुखुद्दीन ने क्या किया दोस्तों, अली अहमद ने उस समय क्या किया दोस्तों, राष्ट्रपति शासन 25 जून 1975 की मध्यरात से ही लगा दिया। यानी कि उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति ने क्या किया, 25 जून 1975 की मध्यरात से ही आपातकाल को उद्घोषित कर दिया। ठीक दोस्तों आधी रात बाद अखबारों की बिजली काटी गई और सुबह विपक्षी नेताओं को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया। यानी कि दोस्तों जो उस समय 25 जून की मध्यरात थी, उस समय क्या हुआ दोस्तों, जो अखबार थे यानी कि जो यहाँ पर अखबार छपता था उनकी क्या की गई दोस्तों, बिजली काट दी गई। यानी कि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी उसको काट दिया गया, जिससे अखबार में कुछ छपने ना पाए। और दोस्तों जो उस समय के जो विपक्षी नेता थे उनको क्या किया गया दोस्तों, उनको बड़े पैमाने पर दोस्तों गिरफ्तार किया गया। यानी कि जो अपोजिशन लीडर थे उन सभी को क्या किया गया दोस्तों, जेल में डाला गया। दोस्तों जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने यह फैसला बिना कैबिनेट के बताए हुए लिया था। यानी कि बिना कैबिनेट को मतलब सूचित किए उन्होंने क्या किया था, इमरजेंसी का फैसला लिया था। तो दोस्तों जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इस बात की सूचना दी। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने मतलब बिना कैबिनेट को बताए क्या किया था, इमरजेंसी लेने का फैसला ले लिया था। लेकिन उन्होंने 26 जून की सुबह 6 बजे क्या किया, एक विशेष बैठक बुलाई मंत्रिमंडल की और उनको इस बात की सूचना दी कि देश में क्या हुआ है, आपातकाल लागू हो गया है। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत कुछ हो चुका था। आपातकाल के परिणाम।
सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया। यानी कि दोस्तों जब आपातकाल लगा तो उसके बाद सरकार ने क्या किया, जो प्रेस को स्वतंत्रता रहती है कुछ भी छापने या कुछ भी लिखने का, उसको क्या कर दिया सरकार ने, निलंबित कर दिया। यानी कि सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता जो थी उसे खत्म कर दिया। समाचारों पत्र को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। यानी कि जो समाचार पत्र थे उनसे यह कहा गया कि अगर आप कुछ भी अपने समाचार पत्र में छापना चाहते हैं तो इसे छापने से पहले आपको सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। और दोस्तों इसे ही प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो समाचार पत्र थे उन पर प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। प्रेस सेंसरशिप के तहत क्या होता है दोस्तों प्रेस सेंसरशिप के तहत जब भी कोई चीज अखबार वाला छापना चाहता है तो उसे सरकार से पूछना पड़ता है। इसे को बोलते हैं दोस्तों प्रेस सेंसरशिप। तो दोस्तों जो आपातकाल का पहला परिणाम था दोस्तों यह था कि क्या किया गया, प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। दोस्तों सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों सरकार ने क्या किया, जो देश के दो बड़े संगठन थे जैसे कि आरएसएस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जमाते इस्लामी, दोस्तों इन पे क्या किया सरकार ने, दोस्तों इन पे सांप्रदायिक और सामाजिक गड़बड़ी के अंतर्गत आशंका व्यक्त करते हुए क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों धरना प्रदर्शन और हड़तालों की भी अनुमति नहीं थी। यानी कि जब आपातकाल लागू हो गया तो धरना प्रदर्शन और जो धरना प्रदर्शन करते हैं, जो हड़ताल करते हैं, उसकी भी अनुमति अब हमें नहीं रह गई। यानी कि धरना प्रदर्शन और हड़ताल करना क्या हो गया, असंवैधानिक या कानूनी अपराध हो गया। ठीक दोस्तों, आपातकाल के दौरान दोस्तों आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। यानी कि दोस्तों जो भारत के नागरिक थे, आपातकाल के प्रावधान के अंतर्गत ऐसा मतलब प्रावधान है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। और ऐसा ही जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो भारत में हुआ। यानी कि भारत के जो नागरिक थे उनके जो मौलिक अधिकार थे वो निष्प्रभावी हो गए, वो सब खत्म हो गए। उनके पास अब यह भी अधिकार नहीं था कि उनके मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए वह क्या कर सके, अदालत का यानी कि कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। ठीक दोस्तों, यानी कि आर्टिकल 32 जो है उसको भी क्या किया गया, एक रूप से देखेंगे पूरे के पूरे को नष्ट कर दिया गया आपातकाल के दौरान। दोस्तों उसके अलावा सरकार ने निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। यानी कि दोस्तों समय की सरकार थी उसने निवारक नजरबंदी का इस्तेमाल किया। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे निवारक नजरबंदी क्या होती है, तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपको निवारक नजरबंदी क्या होती है। दोस्तों निवारक नजरबंदी यानी कि इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता है कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि कोई वह अपराध कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो निवारक नजरबंदी होती है इसमें लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन दोस्तों उनको इसलिए नहीं गिरफ्तार किया जाता है कि उन्होंने कोई क्राइम कर दिया है, कोई अपराध कर दिया है। दोस्तों उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाता है कि वो कोई भविष्य में अपराध कर सकते हैं, इसीलिए क्या किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि अपराध करने की अगर किसी व्यक्ति से सरकार को आशंका होती है कि यह व्यक्ति अपराध कर सकता है तो उसे सरकार क्या करती है, निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार कर लेती है। ठीक दोस्तों, आपातकाल के दौरान सरकार ने निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। यानी कि लोगों को ऐसे ही गिरफ्तार कर दिया था, यह कह के कि आप कोई भविष्य में अपराध कर सकते हैं, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, आपको गिरफ्तार कर रही हूँ। उसके अलावा दोस्तों जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको भी पहले ही बताया कि सभी मौलिक अधिकार नष्ट हो गए थे। दोस्तों जो मौलिक अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, वो भी क्या हो गया दोस्तों, इस दौरान नष्ट हो गया। यानी कि जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया दोस्तों, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों गिरफ्तार लोग अथवा उनके पक्ष से किन्हीं और इन्हें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई जरूरी नहीं है। यानी कि दोस्तों जो गिरफ्तार लोग थे या उनके जो पक्ष के लोग थे या उनके जो सगे संबंधी थे, उनमें से कई लोगों ने क्या किया दोस्तों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए। यानी कि कई सारे मामले दायर किए, बताइए आप हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो सरकार थी दोस्तों उसका कहना था कि गिरफ्तार लोगों को उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है इसका कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि सरकार ने कारण बताने से मना कर दिया। ठीक दोस्तों,
दोस्तों अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। यानी कि दोस्तों जो हमारे देश के कई सारे हाई कोर्ट्स हैं, यानी कि जो कई सारे उच्च न्यायालय हैं, दोस्तों उन्होंने ऐसा फैसला दिया था कि जो हमारा कोई भी नागरिक है, अगर वह दोस्तों गिरफ्तार किया गया है, चाहे आपातकाल ही लगा हो, लेकिन दोस्तों अगर वो अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को दायर करता है, तो दोस्तों अदालत उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को आपातकाल के दौरान भी विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। लेकिन दोस्तों 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसलों को उलट दिया और सरकार की दलील मान ली। यानी कि जो उच्च न्यायालय ने कहा था कि आपातकाल के दौरान भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार किया जा सकता है, इस बात को जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय था उसने मना कर दिया। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आपातकाल लगा है तो उस दौरान जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका होती है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि उसने क्या किया, उसने सरकार की दलील मान ली। ठीक, इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिकों के जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। यानी कि दोस्तों जो यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान, इसका आशय यह था कि जो सरकार है वो आपातकाल के दौरान जो नागरिकों की जीवन और आज़ादी का जो अधिकार होता है उसको क्या कर सकती है, आपातकाल के दौरान सरकार वापस ले सकती है। यानी कि उसके मौलिक अधिकार को सरकार नष्ट कर सकती है आपातकाल के दौरान। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों में से एक माना गया। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला था उससे क्या हुए, जो लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से अदालत में जा सकते थे उनके लिए क्या हुए, अदालत के दरवाजे बंद हो गए। दोस्तों इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक माना जाता है। ठीक दोस्तों आपातकाल में कई विरोध हुए, गिरफ्तारियों से बचे कार्यकर्ता भूमिगत होकर कई सरकारी विरोधी आंदोलनों में शामिल होने लगे। दोस्तों आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए उन सभी ने क्या किया दोस्तों, उन सभी ने दोस्तों मतलब अंडरग्राउंड होकर कार्य करना चालू कर दिया। यानी कि दोस्तों जो गिरफ्तारी होने से पहली बारी में बच गए, यानी कि जिन्हें पहली बारी में गिरफ्तार नहीं किया गया वह सब क्या हो गए दोस्तों, गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए और अंडरग्राउंड होकर अपना काम करने लगे। दोस्तों जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे। यानी कि दोस्तों जो प्रेस सेंसरशिप लगी हुई थी जिसके अंतर्गत जो समाचार पत्र थे उन्हें कुछ भी छापने से रोका जाता था सरकार के खिलाफ, तो उसके लिए क्या करते थे जो प्रेस वाले थे, अगर कोई न्यूज़पेपर है उसमें अगर मान लीजिए कोई सरकार कह रही है कि इस अंश को मत छापो, तो जो न्यूज़पेपर रहता था दोस्तों क्या करता था, उस जगह को खाली छोड़ देता था न्यूज़पेपर में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, देखिए ये यहाँ पर क्या किया गया है, इतनी जगह को पूरा खाली छोड़ दिया गया है ना। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें थी जो न्यूज़पेपर वाला छापना चाहता था वह छाप नहीं पाया, इसलिए उसने क्या किया, इतना जगह खाली छोड़ दिया। दोस्तों यहाँ भी विरोध व्यक्त करने का एक तरीका था, यानी कि न्यूज़पेपर वालों का विरोध व्यक्त करने का एक क्या तरीका था कि जिस चीज को छापे जाने से रोका जाता था उसके लिए क्या करते थे, खाली जगह छोड़ देते थे, उसकी जगहों को छापते नहीं थे। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो सेमिनार और जो एमनेस्टी जैसी पत्रिकाएं ने क्या किया दोस्तों, सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुसाविर समझा। यानी कि दोस्तों जो कुछ ऐसी पत्रिकाएं थी उन्होंने क्या किया, जो सेंसरशिप के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। यानी कि उन्होंने सेंसरशिप यानी कि जो सरकार की रजामंदी से कुछ भी छापने से या कुछ भी सरकार की रजामंदी से न छापने से मना कर दिया। उन्होंने क्या किया दोस्तों, जैसे कि एमनेस्टी और मेन स्ट्रीम, माफ करिएगा दोस्तों, जैसे कि मेन स्ट्रीम और सेमिनार, इन्होंने क्या किया दोस्तों, अपने आप को सेंसरशिप के आगे झुकाने की बजाय अपने आप को बंद होना ही क्या किया दोस्तों, मुनासिब समझा। ठीक दोस्तों इसके अलावा जो पद्म विभूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वरनाथ रेणु थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने जो आपातकाल था उसके विरोध में अपनी अपनी पदवियां लौटा दी। यानी कि दोस्तों जो कुछ महान कवि थे या जो महान लेखक थे, जैसे कि एक कन्नड़ लेखक है जिनका नाम है शिवराम कारांत, जो पद्म भूषण से सम्मानित हैं, और जो एक हिंदी लेखक है जिनका नाम है फणीश्वरनाथ रेणु, जिनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा।
दोस्तों जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, इन्होंने क्या किया दोस्तों, अपनी जो पदवियाँ थी यानी कि जो इनका मतलब पद था, जिन्हें सरकार द्वारा अवार्ड मिला था, जैसे कि पद्म भूषण का या पद्मश्री का, उसे क्या कर दिया दोस्तों, उन्होंने वापस कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पर रेणु की फ़ोटो देख सकते हैं, रेणु जी की फ़ोटो यहाँ पर लगी है। तो उन्होंने क्या किया था, जब आपातकाल लगा था तो उसके प्रति अपना विरोध व्यक्त करने के लिए क्या किया था दोस्तों, अपनी जो पदवी थी उसे क्या किया था, उसे लौटा दिया था सरकार को वापस। दोस्तों जब हमारे देश में आपातकाल लागू था, उसी दौरान दोस्तों सरकार 42वां संविधान संशोधन लेकर आती है 1976 में, और उसके माध्यम से कई सारे परिवर्तन करती है। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन आया था दोस्तों, उसके माध्यम से क्या-क्या परिवर्तन हुए थे, अब इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों जो पहला परिवर्तन हुआ था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में, दोस्तों यह था कि जो प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन होता है दोस्तों, उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती ना दी जा सके, इसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले संविधान संशोधन 1976 में प्रावधान किया गया, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। उसके अलावा दोस्तों इसके अलावा जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में बदलाव किया गया था दोस्तों, यह था कि दोस्तों देश की जो विधायिका थी उसका कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर दोस्तों 6 साल कर दिया गया। यानी कि जो 5 साल की हमारी विधायिका का कार्यकाल होता है, उसे 1 साल बढ़ा दिया गया, उसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। और दोस्तों सिर्फ यह व्यवस्था जो थी वो आपातकाल के अवधि भर के लिए नहीं थी, बल्कि इसे दोस्तों आगे के दिनों में भी अस्थायी रूप से लागू करना था। यानी कि सिर्फ आपातकाल के लिए 5 से बढ़ाकर 6 साल नहीं किया गया था, बल्कि आने वाले भविष्य में भी क्या करना था दोस्तों, इसे अस्थायी रूप से लागू किया जाना था। दोस्तों इसके अलावा जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया वो यह था, इसके अतिरिक्त अब आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। इस तरह देखें तो 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बजाय 1978 में करवाए जा सकते थे। यानी कि दोस्तों जो आपातकाल का प्रावधान था उसके अंदर जो संविधान संशोधन किया गया 1942 में, उसमें दोस्तों एक प्रावधान यह भी किया गया कि अगर जो आपातकाल है वह लागू है तो उसके दौरान क्या हो सकता है, जो चुनाव है वो 1 साल के लिए स्थगित कर दिया जा सकता है। यानी कि अगर देश में आपातकाल है तो क्या किया जाएगा, जो चुनाव है उसे 1 साल के लिए टाल दिया जाएगा। यानी कि अगर देखें जो 1971 का जो हमारा चुनाव हुआ था, अगर उसका जो दोबारा चुनाव होता तो वो 1976 में होता, क्योंकि 5 साल कंप्लीट हो जाते। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं सरकार थी, उसने क्या किया था, 1 साल उसका कार्यकाल बढ़ा दिया था विधायिका का। तो यानी कि 1976 के बजाय क्या होता, अब 1977 में क्या होता, इलेक्शन होता। ठीक दोस्तों, लेकिन हम सभी एक चीज और जाने, जो एक और परिवर्तन किया गया था संविधान में, वह यह था कि 1 साल का जो कार्यकाल था, मतलब जो चुनाव था, अगर आपातकाल लागू है उसे क्या किया जा सकता था, 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। यानी कि 77 साल में अगर हम 1 साल और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 78। यानी कि 1978 में क्या होता, जो 1971 का चुनाव हुआ था वो दोबारा होता। यानी कि इसका मतलब यह था दोस्तों, जो 1971 के बाद जो आम चुनाव था दोस्तों, वो कब होता दोस्तों, वो 1976 के बदले 1978 में करवाया जा सकता था। ठीक दोस्तों, और जो हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ उससे हमें कुछ सबक भी मिले, वो सबक क्या थे उसे हम जान लेते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी की हेडिंग को पढ़ते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट, आपातकाल के सबक। दोस्तों आपातकाल का जो प्रथम सबक था दोस्तों यह था कि आपातकाल ने माफ करिएगा दोस्तों, अब फिर से बताता हूँ आपको। आपातकाल का दोस्तों प्रथम जो सबक था यह था दोस्तों, आपातकाल से एक बार भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई। यानी कि दोस्तों जो आपातकाल था जब लागू हुआ तो इससे पता चल गया कि हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें क्या क्या कमजोरियां हैं और क्या क्या उसकी ताकतें हैं। जैसे कि हम सभी जान गए, जो आपातकाल था उस दौरान हमें पता चल गया कि जो हमारी कमजोरी है यह है कि आपातकाल के दौरान जो सरकार है उसे बहुत ज़्यादा शक्ति मिल जाती है। तो जो हमारी कमजोरी थी हमारी लोकतांत्रिक सरकार की, यह उजागर हो गई। ठीक दोस्तों इसके अलावा हालांकि आपातकाल में भारत की पूरी तरह लोकतंत्र नहीं रहा, फिर भी कुछ ही दिनों में लोकतंत्र लौट आया। यह दिखाता है कि भारत से लोकतंत्र को हटाना मुश्किल है। यानी कि दोस्तों जो आपातकाल था, देखते हैं हम उस दौरान क्या हुआ, लोकतंत्र पूरी तरह नहीं रहा था। यानी कि एक रूप से लोकतंत्र उस समय खत्म ही हो गया था। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं फिर कुछ समय बाद क्या होता है दोस्तों, लोकतंत्र लौट आता है। यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है वो फिर से आ जाती है। दोस्तों यह दिखाता है कि भारत में लोकतंत्र को हटा पाना मुश्किल है। यानी कि जो पहला सबक था हमें यह मिला कि जो हमारी आपातकाल के दौरान जो हमारी ताकतें और जो कमजोरियां थी भारतीय लोकतंत्र थी वो हमें पता चल गई। और जो दूसरा पॉइंट था यह था दोस्तों कि जो भारत है उसमें लोकतंत्र को हटा पाना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों जो आपातकाल से हमें अन्य सबक मिला और यह था दोस्तों, जो आपातकाल था
जो आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधान थे दोस्तों, उसके कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए, जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। यानी कि जो आपातकाल के कुछ अर्थगत उलझाव थे संविधान में, वो भी क्या हुए, आपातकाल के दौरान प्रकट हुए और उन्हें भी क्या किया गया दोस्तों, सुधार लिया गया। यह दोस्तों हमारा एक रूप से दूसरा सबक था जो हमने आपातकाल से सीखा। दोस्तों अब आपातकाल, अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो अंदरूनी आपातकाल होता है उसे दोस्तों अब आपातकाल लगने के बाद क्या हुआ, नियम बना दिया गया कि अंदरूनी आपातकाल कभी लगेगा जब देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। यानी कि आंतरिक गड़बड़ी की आशंका पर जो पहले इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था उस प्रावधान को अब नष्ट कर दिया गया। अब सिर्फ सशस्त्र विद्रोह के दौरान ही जो अंदरूनी आपातकाल होता है उसे लगाया जा सकता है। उसके अलावा हमें यह सबक मिला दोस्तों, इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे। दोस्तों हमने जाना ना कि जो हमारा आपातकाल था उस आपातकाल को घोषित प्रधानमंत्री ने खुद ही कर दिया था, बिना कैबिनेट मंत्री को सूचित किए हुए या बिना कैबिनेट मंत्रालय को सूचित किए हुए। दोस्तों इसके अलावा हमें यह सबक मिला कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दे, यानी कि मंत्रिमंडल को भी क्या किया जाए, सूचित किया जाए आपातकाल के बारे में। दोस्तों जो तीसरा सबक था वह था दोस्तों, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। दोस्तों हम सभी जानते हैं ना, जो आपातकाल था उसमें हमें अपने नागरिक अधिकारों का क्या हुआ, ध्यान हुआ, हमें अपने नागरिक अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ी, यानी कि सभी लोग अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हुए। और जो दोस्तों अदालत थे उसने आपातकाल के दौरान व्यक्तियों के अधिकारों की यानी कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थता प्रकट की थी। लेकिन दोस्तों आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने भी व्यक्तियों के अधिकारों यानी कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिकों के अधिकार की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। इसे महसूस करके अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन वजूद में आए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपातकाल के बाद जो न्यायपालिका थी उसने कारगर तरीके से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया, प्रयास किया। उसके अलावा दोस्तों आपातकाल के बाद कई सारे नागरिक अधिकारों के लिए जो संगठन थे वो अस्तित्व में आए। ठीक दोस्तों आपातकाल का वास्तविक कार्यान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ। ये संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाई, इन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया। यानी कि दोस्तों जो आपातकाल लागू हुआ था उसका पूरा का पूरा जो क्रियान्वयन था, यानी कि जो उसको लागू करने का जो पूरा का पूरा मशीनरी थी उसको पुलिस और प्रशासन ने क्या किया था, संभाला था। यानी कि पुलिस और प्रशासन ने क्या किया था, आपातकाल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आपातकाल को सुनिश्चित रूप से लागू करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये संस्थाएं थी यानी कि जो पुलिस और प्रशासन था, ये संस्थाएं दोस्तों स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रही थी, यानी कि जो चीज सही था उसको भी करने में उस समय असमर्थ थी। यानी कि दोस्तों आपातकाल के दौरान इन पर क्या था दोस्तों, शासक दलों का क्या था दोस्तों, दबाव था। क्योंकि दोस्तों आपातकाल के दौरान जो पुलिस और प्रशासन था उस पर जो सरकारी पकड़ थी मजबूत थी और शासक दल ने अपना राजनीतिक औजार बनाकर इनका इस्तेमाल किया था। दोस्तों शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक बदलाव की चपेट में आ गए थे। यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई। यानी कि दोस्तों जो शाह कमीशन था, दोस्तों शाह कमीशन आपको बता देना चाहता हूँ आपातकाल से संबंधित है। तो दोस्तों आपसे कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि शाह कमीशन किससे संबंधित है, तो उसे आप याद रखिएगा दोस्तों, शाह कमीशन आपातकाल से संबंधित है। दोस्तों जो शाह कमीशन की रिपोर्ट थी दोस्तों उसके अनुसार जो पुलिस और प्रशासन था वो राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गया था। लेकिन दोस्तों यह जो समस्या है, जो पुलिस और प्रशासन है और राजनीतिक दबाव के अंदर सिर्फ आपातकाल के अंदर नहीं आया था दोस्तों, यह समस्या आपातकाल के बाद भी क्या हुई, खत्म नहीं हुई। ठीक दोस्तों, यानी कि उसके बाद भी क्या हुआ, जो पुलिस और प्रशासन था वो राजनीतिक दबाव की चपेट में आता रहा। दोस्तों आपातकाल के बाद की राजनीति क्या थी अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आपको इस चैनल पर क्लास 12 के राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र के वीडियो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल पर जाइए, उन वीडियो को देख लीजिए। आप सभी को सपोर्ट करने की जरूरत है, तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे दोस्तों इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना समय दें और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रीच मिले। तो दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों आप इस चैनल पर जुड़े रहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों आपातकाल के बाद की राजनीति, यानी कि आपातकाल के बाद भारत की राजनीति में क्या बदलाव है, इसी को हम जानेंगे दोस्तों।
दोस्तों जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, 1977 के चुनाव ने यह सबक दिया कि जनता आपातकाल के खिलाफ थी, खासकर उत्तर भारत में लोकतंत्र बचाओ के नारे पर विपक्ष जीता। दोस्तों जैसा कि जानते हैं हम सभी लोग, जैसे ही आपातकाल 1977 में खत्म होता है और जैसे ही 1977 के चुनाव होते हैं, उसमें दोस्तों जो जनता थी उसने क्या किया दोस्तों, आपातकाल के खिलाफ क्या किया दोस्तों, अपना मतदान किया। और दोस्तों उसने जो आपातकाल के खिलाफ अपना मतदान करते हुए उसने जो विरोधी पार्टियां थी कांग्रेस की, यानी कि जो विपक्षी दल था कांग्रेस का, उसको जिताया। दोस्तों जो विपक्ष था उसने लोकतंत्र बचाओ के नारे के तहत जीत हासिल की। यानी कि दोस्तों 1977 के चुनाव में आपातकाल के बाद जो इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस थी उसको भारी हार का सामना करना पड़ा, और जो विपक्ष था वो लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा और अपना चुनाव जीता। दोस्तों जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उसे मतदाता के रूप में उसने भारी दंड दिया। यानी कि दोस्तों जिन सरकारों को जनता जो होती है वो लोकतंत्र विरोधी मानती है, उसको क्या करती है दोस्तों, उसे अपने मतदाता के रूप में, यानी कि जो उसका मतदान का अधिकार है उसके माध्यम से भारी दंड देती है। यानी कि उसे चुनाव में क्या करती है, वो वोट नहीं देती है। इस अर्थ में देखें तो 1975 से 77 के अनुभव की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता बनाने में हुई। यानी कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक सबक और देखें तो हमें एक सबक यह मिला कि जो 1975 और 77 के दौरान लागू हमारा राष्ट्रीय आपातकाल था, उसके अनुभव की एक परिणति यह हुई कि भारतीय लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो क्या हुई, पुख्ता हुई। यानी कि जो भारतीय लोकतंत्र की नींव है वो और भी मजबूत हो गई आपातकाल के दौरान। दोस्तों 1977 के लोकसभा के चुनाव के बारे में आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों इन सब बॉक्सेस को पढ़ना हमें अनिवार्य है, तो इसलिए दोस्तों हम सबको पढ़ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा देखते हैं मोरारजी देसाई के बारे में क्या दिया गया है। दोस्तों मोरारजी देसाई एक स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता थे। दोस्तों ये बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। दोस्तों 1967 से 1969 के बीच ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। और दोस्तों जब कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, यानी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कांग्रेस में 1969 में विभाजन हो गया था। अगर आप इसको नहीं जानते हैं कांग्रेस में 1969 में विभाजन कैसे हुआ था, या अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप आई बटन पर क्लिक करिए, वहां पर आपको कांग्रेस में विभाजन कैसे हुआ था और कांग्रेस की पार्टी क्यों टूटी थी उसके बारे में आपको विशेष रूप से वीडियो बनाया गया है, इसे आप देख लीजिए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों जब कांग्रेस पार्टी टूट गई थी तो दोस्तों ये कांग्रेस ओ में शामिल हो गए थे। ठीक दोस्तों 1977 से 1979 तक एक गैर कांग्रेसी दल की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक दोस्तों आइए जानते हैं लोकसभा के चुनाव के बारे में डिटेल में। दोस्तों 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। यानी कि दोस्तों जो 18 महीने का हमारा आपातकाल था, उसके बाद जो सरकार थी उसने 1977 के जनवरी माह में क्या किया, चुनाव करवाने का फैसला किया। दोस्तों इसी के मुताबिक सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। और दोस्तों जितने भी लोगों को सरकार ने गिरफ्तार किया था जब लोकसभा चुनाव आए तो उन्हें क्या किया, जेल से रिहा कर दिया। ठीक दोस्तों 1977 के मार्च में चुनाव में विपक्ष के पास कम समय था, लेकिन राजनीतिक बदलाव तेजी था और आपातकाल से पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही थी। यानी कि दोस्तों जब विपक्षी पार्टी के नेता जेल से छूट के आए तो उनके लिए दोस्तों बहुत कम ही समय था चुनाव के लिए। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं उस समय क्या हुआ था दोस्तों, उस समय जो सभी विपक्षी दल थे वो क्या हो रहे थे, आपस में एकजुट हो रहे थे। यानी कि आपातकाल से पहले से ही जो बड़ी विपक्षी पार्टियां थी वह क्या हो रही थी, एकजुट हो रही थी। दोस्तों चुनाव के ऐन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर एक जनता पार्टी नामक एक नया दल बनाया। यानी कि दोस्तों जितनी भी विपक्षी पार्टी थी उस समय की, कांग्रेस की जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने क्या किया दोस्तों, ऐन मौके पर एक होकर क्या किया, एक दल बनाया जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, जनता पार्टी। यानी कि सभी विपक्षी पार्टियां ऐन मौके पर चुनाव से पहले एक पार्टी में एकजुट हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, जनता पार्टी कहते हैं। ठीक दोस्तों नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के खिलाफ थे इसी पार्टी में शामिल हुए। दोस्तों अभी जो नई पार्टी बनी थी यानी कि जो जनता पार्टी थी, दोस्तों जनता पार्टी ने जो जयप्रकाश नारायण थे यानी कि जेपी का नेतृत्व स्वीकार किया। और दोस्तों वह लोग जो कांग्रेस में थे और आपातकाल के खिलाफ थे वह भी क्या हुए दोस्तों, इस पार्टी में यानी कि जनता पार्टी में आकर शामिल हो गए। ठीक दोस्तों कांग्रेस के अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। यानी कि जो कांग्रेस के अन्य नेता थे उन्होंने क्या किया दोस्तों, जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था और बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। यानी कि दोस्तों
जो जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनी कांग्रेस नेताओं की, उसका नाम था दोस्तों कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और दोस्तों यह पार्टी भी बाद में जाकर जनता पार्टी में शामिल हो जाती है। अगर दोस्तों आप जगजीवन राम के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको मैं एनसीईआरटी के बॉक्स की मदद से बता देना चाहता हूँ कि जगजीवन राम जी क्या थे और उनका क्या योगदान था भारतीय राजनीति में। दोस्तों अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी के साइड बॉक्स में एक जानकारी दी गई है जगजीवन राम जी के बारे में, तो उसी को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। दोस्तों ये स्वतंत्रता सेनानी थे और ये बिहार के कांग्रेसी नेता थे। ठीक दोस्तों इसके अलावा ये 1977 से 1979 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। दोस्तों ये भारत की संविधान सभा के सदस्य भी थे और 1952 से मृत्यु उपरांत सांसद, यानी कि 1952 से अपनी मृत्यु तक क्या थे दोस्तों, ये सांसद भी थे। ठीक दोस्तों, यानी कि जब तक 1952 से जब तक जिंदा थे तब तक क्या थे, सांसद ही थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे। दोस्तों ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जो श्रम मंत्री थे वो कौन थे, तो इसे आप दोस्तों नोट कर लीजिएगा। वो जगजीवन राम जी थे जो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में क्या थे, श्रम मंत्री थे। ठीक दोस्तों, इसे याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। जो क्या करेगा दोस्तों, जो अपना जग में मतलब रहना है, जिसको जग में जीवन यापन करना है, अगर वो मेहनत करेगा कभी रह पाएगा। तो इसी से याद रखिएगा कि अगर जग में जीवन यापन करना है तो श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी से आप याद रखिएगा, जो श्रम मंत्री थे पहले भारत के मंत्रिमंडल के, वो थे जगजीवन राम। ठीक दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के, तो अगर आपको पता है तो आपसे कमेंट बताइए। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो मैं आपके कमेंट को दूंगा हार्ट, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि सही प्रश्न का उत्तर क्या है। दोस्तों 1952 से 1977 के बीच ये अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभाले और विद्वान और कुशल प्रशासक के रूप में इन्हें जाना जाता है। किसको, जगजीवन राम जी को। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आइए चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ, अपने चैप्टर को पढ़ते हैं डिटेल में। दोस्तों 1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया, यानी कि जो जनता पार्टी थी उसने बताया कि अब सही मौका आ गया है, जब क्या करें हम एक आपातकाल जो इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया था, जो हमारे संविधान पर एक धब्बा सा है, उसके लिए हम क्या करें, इस जो चुनाव है उसका प्रयोग करें और अपने जनमत से क्या करें, इस पार्टी को उजाड़ फेंके। यानी कि जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत का संग्रह जो था चुनाव 1977 का, उसको करार दिया। ठीक दोस्तों हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत संग्रह कांग्रेस के विरुद्ध था। यानी कि दोस्तों जो जनमत था वो क्या था, जो लोग गिरफ्तार हुए थे और जो प्रेस पर क्या हुई थी, सेंसरशिप लगी हुई थी, इस वजह से क्या था, जो जनमत संग्रह था यानी कि जो जनमत था वो क्या था, कांग्रेस के विरुद्ध था। दोस्तों जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ थी कि कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किलें आ पड़ी थी। दोस्तों क्या हुआ था, सभी पार्टियां एक हो गई थी, यानी कि सभी पार्टियां मिलकर एक पार्टी बना ली थी जिसे हम कहते हैं जनता पार्टी। तो इससे यह भी सुनिश्चित हो गया दोस्तों, जो पहले अलग अलग पार्टियों को वोट पड़ता था और वोट जो बट जाता था, अब वोट नहीं बटेगा। अब सभी जो पार्टियां हैं गैर कांग्रेसी पार्टियां, उनका वोट एक ही जगह पड़ेगा। अब इससे दोस्तों बात बिल्कुल साफ था कि जो कांग्रेस है उसको अब ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब सभी पार्टियां एक हो गई हैं विपक्षी। इसके लिए कांग्रेस की जो समस्याएं थी इलेक्शन में और भी बढ़ गई। लेकिन दोस्तों चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थी, उसे 35% से भी कम वोट हासिल हुआ। दोस्तों जब इलेक्शन के नतीजे आते हैं तो सबको चौंका देते हैं इलेक्शन के नतीजे। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आजादी के बाद पहली दफा ऐसा था कि जो कांग्रेस थी वो लोकसभा का चुनाव हार गई। यानी कि कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटें प्राप्त हुई, लोकसभा में कांग्रेस को 154 सीटें प्राप्त हुई और उसे सिर्फ 35% क्या हुआ, वोट मिला। यानी कि उसे सिर्फ 35% वोट मिला और 154 सीटें लोकसभा में प्राप्त हुई। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस थी, इस बार का लोकसभा चुनाव यानी कि 1977 का लोकसभा चुनाव हार गई। दोस्तों यहाँ पहली बार था कि जो कांग्रेस थी वो चुनाव हारी थी और कोई गैर कांग्रेसी दल सत्ता में आया था। दोस्तों जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 330 सीटों पर सीट मिली। यानी कि जो जनता पार्टी और उसके जो विपक्षी दल थे उनको मिला ले तो उनको 542 सीटों में से 330 सीटें मिली हुई थी। दोस्तों खुद जनता पार्टी
अकेले 295 सीटों पर जीत गई थी और उसे स्पष्ट बहुमत मिला था। दोस्तों जो जनता पार्टी थी उसे अकेले ही 295 सीटें मिली थी 242 में से, जो कि एक क्या था, स्पष्ट बहुमत था। ठीक दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट नहीं पा सकी। यानी कि जो ये राज्य थे कांग्रेस, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यानी कि जो उत्तर भारत के राज्य थे, यहाँ पर क्या हुआ, जो कांग्रेस थी वो लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो दोस्तों इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज एक सीटें मिली, यानी कि राजस्थान मध्य प्रदेश में उसे सिर्फ एक सीटें मिली। इंदिरा गांधी जी जहां से चुनाव लड़ती हैं, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे हम रायबरेली के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी जो अमेठी से चुनाव लड़ते थे, वो भी क्या किए, अपने चुनाव को हार गए। यानी कि इंदिरा गांधी और रायबरेली जो चुनाव लड़ती थी वो हार गई, और जो उनका पुत्र संजय गांधी जो रायबरेली का एक पड़ोसी जिला अमेठी है, वो वहां से चुनाव लड़ता था, वो भी क्या हुआ, हार गया 1977 के चुनाव में। दोस्तों कांग्रेस हर राज्य में नहीं हारी, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और दक्षिण भारत में उसे सफलता मिली। दोस्तों इमरजेंसी का जो मतलब प्रभाव था उत्तर भारत पे ज्यादा था, इसीलिए जो उत्तर भारत था वहां पर कांग्रेस को भारी झटका लगा। लेकिन दोस्तों जो दक्षिण भारत था वहां पर कांग्रेस का जो विजय का पहिया था वो बेरोक चलता रहा, और कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा जो मतलब समस्या थी उसको उत्तर भारत में ही सामना करना पड़ा। और कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस नहीं भी हारी थी, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और दक्षिण भारत के जो राज्य थे वहां पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है, जिसमें देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक आदमी गिरा हुआ है, उसके ऊपर कांग्रेस लिखा है, और उसके पीछे देखेंगे आप दोस्तों कुछ नेता खड़े हुए हैं। अगर आप इसमें पहचानना चाहें तो पहचान भी सकते हैं। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी है, जगजीवन राम है, चौधरी चरण सिंह है और कई सारे नेता हैं जो यहाँ पर पीछे खड़े हुए हैं। तो दोस्तों इस कार्टून का क्या अर्थ है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए कि कार्टूनिस्ट ने 1977 के चुनाव में हारने और जीतने वालों को किस तरह दिखाया है। आम आदमी के साथ खड़े हुए लोगों में जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को दिखाया गया है। यानी कि दोस्तों सिंपली इसमें जो मतलब कार्टूनिस्ट है वो दिखाया है कि जो सरकार थी उसने इमरजेंसी का सहारा लिया था। मीशा जो मतलब होता है, जो बहुत सारे कानून होते हैं उसके खिलाफ क्या किया था, लोगों की निवारक नजरबंदी की थी, और का मतलब सरकारी मशीनरी और सरकारी जो मतलब पद होते हैं उसका गलत उपयोग किया था। इसलिए क्या किया, जो जनता थी उसे चुनाव उसने हरा दिया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो नेता है जैसे कि चौधरी चरण सिंह, जिनको आप यहाँ ये देखिए, ये चौधरी चरण सिंह है, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को जिनको देख सकते हैं, और जो मोरारजी देसाई है उनको देख सकते हैं, और जो मतलब क्या है, जो हमारे एक नेता थे जिनका नाम है जगजीवन राम जी, उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि विपक्षी नेताओं के रूप में यहाँ पर चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी और जगजीवन राम को दिखाया गया है। ठीक दोस्तों उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति में दूरगामी बदलाव आए थे। यानी कि जो उत्तर भारत की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी उसमें बहुत सारे बदलाव आए। 1977 के चुनाव के बाद उत्तर भारत का मध्यम वर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा, और मध्यम वर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इससे आ जुड़े। अब दोस्तों जो उत्तर भारत था, यानी कि जैसे कि मोस्टली हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ये सब के जो राज्य थे दोस्तों, इन सब के राज्य के जो लोग थे दोस्तों, अब वह सब कांग्रेस से दूर जाने लगे। यानी कि यहाँ की जनता अब कांग्रेस से दूर होने लगी, जो मध्यम वर्ग था यहाँ का। और दोस्तों अब उत्तर भारत का मध्यम वर्ग कांग्रेस के दूर जाकर क्या हुआ, जो जनता पार्टी था उससे क्या हुआ, जुड़ गया। यानी कि कांग्रेस का दामन छोड़कर मध्यम वर्ग क्या हुआ, अब जनता पार्टी के साथ क्या हुआ, आ जुड़ा। दोस्तों अब जनता सरकार क्या थी और कौन इसको प्रधानमंत्री बना और इस सरकार कैसे चली, इसके बारे में दोस्तों आगे पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, अगर आप देखेंगे, देखिए दोस्तों, ये जनता सरकार का ही है, जनता पार्टी सरकार का ही है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन लोग हैं आप जान सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण को दर्शाया गया है, कृपलानी को दर्शाया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे तो दोस्तों मोरारजी देसाई जी को दर्शाया गया है, अटल बिहारी जी भी हैं इस पिक्चर में। यानी कि इस पिक्चर में बहुत लोगों को दिखाया गया है। तो ऐसे ही पिक्चर एनसीईआरटी में दे रखी थी तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। दोस्तों 1977 के चुनाव के बाद बदली जनता पार्टी की सरकार में कोई मतलब माफ करिएगा दोस्तों, 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार की में कोई खास तालमेल नहीं था। यानी कि दोस्तों जो 1977 का चुनाव था उसके बाद जो सरकार बनी जनता पार्टी की, उस सरकार में यानी कि जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। यानी कि उसके जो नेता थे वो सब क्या थे, आपस में अच्छे से सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे। ठीक दोस्तों, चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ मच गई, क्योंकि दोस्तों कई सारे नेता आकर
कई सारी पार्टियां आकर एक पार्टी के रूप में सामने आई थी, जिसे हम जनता पार्टी के रूप में जानते हैं। दोस्तों जब जनता पार्टी चुनाव जीत गई तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो कई सारे नेता थे कई सारी पार्टियों को, उनमें क्या हो गया दोस्तों, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए क्या हो गई, होड़ मच गई। यानी प्रधानमंत्री पद के लिए क्या हो गई उनमें, मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं एक रूप से मतलब संघर्ष छिड़ गया कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कोई बोलता मैं बनूंगा, कोई बोलता मैं बनूंगा। दोस्तों इस होड़ में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम शामिल थे। यानी कि जो यह होड़ थी मतलब प्रधानमंत्री बनने की, इसमें 3 प्रमुख नाम शामिल थे, जिनका नाम है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। ठीक दोस्तों मोरारजी देसाई 1967 से 1977, 1966 से 1967 से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे। यानी कि मोरारजी देसाई जो थे वो इंदिरा गांधी के कॉम्पिटिटर थे 1967 से 1966 से 1977 तक। दोस्तों ये चरण सिंह जो थे ये भारतीय लोकदल के प्रमुख थे और दोस्तों उत्तर प्रदेश के किसान नेता भी थे। कौन दोस्तों, चरण सिंह। दोस्तों जगजीवन राम को हम सभी जानते हैं, जैसा कि भी मैंने उनके बारे में आपको पढ़ाया था। दोस्तों जगजीवन राम को कांग्रेस सरकार में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था। और दोस्तों अगर आपको पता हो कि इनको कौन सा मंत्रालय मिला था फर्स्ट मंत्रालय में, यानी कि प्रथम मंत्रिमंडल में कौन सा इन्हें मंत्रालय मिला था, तो उसे आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय मिला था प्रथम मंत्रिमंडल में। अभी अभी हमने पढ़ा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचातानी खत्म नहीं हुई। लेकिन दोस्तों जो 1967 की चुनाव के बाद जो परिणाम आया था और जो अच्छी पार्टियों में, यानी कि जो उस समय की सत्ता में आने वाली पार्टी थी जनता पार्टी, उसमें जो प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ था, उस होड़ में मोरारजी देसाई आगे निकलते हैं और वो प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन दोस्तों जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचातानी खत्म नहीं हुई, सत्ता की खींचातानी चलती रही। और दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है एनसीईआरटी में। इसमें देखेंगे दोस्तों एक ही छाता लेकर कई सारे लोग क्या हो रहे हैं, इसके नीचे आने चाहते हैं। यानी कि एक ही छाता के मतलब अंदर सभी बहुत सारे लोग आने चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो जनता पार्टी की गुटबाजी है उसी पर एक कार्टून बनाया गया है। उसी गुटबाजी को क्या करता है दोस्तों, ये कार्टून दर्शाता है। ठीक दोस्तों, ये वाला जो कार्टून है। दोस्तों आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ ही दिनों के लिए एकजुट रख सका। इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। दोस्तों आपातकाल के प्रभाव स्वरूप जो सभी विपक्षी पार्टियां थी वो सब क्या हुई थी, एकजुट हो गई थी जनता पार्टी के रूप में। लेकिन दोस्तों ये आपातकाल का जो विरोध का वो जनता पार्टी को कुछ ही समय के लिए क्या कर सका, एकजुट रख सका। इसके बाद जो ये लोग थे अलग अलग हो गए, पार्टी टूट गई। दोस्तों इस पार्टी के आलोचकों ने यह कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व अथवा किसी साझे कार्यक्रम का क्या था, अभाव था, इसलिए पार्टी क्या हुई, आगे नहीं बढ़ पाई। दोस्तों जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी। दोस्तों जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 28 माह में ही अपना बहुमत खो दिया। दोस्तों जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में, दोस्तों यह सिर्फ 28 महीनों तक ही चलती है। इसके बाद दोस्तों यह जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी सरकार थी उसने 28 माह बाद अपना बहुमत खो दिया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी। यानी कि दोस्तों जनता पार्टी के बाद जो दूसरी सरकार बनती है उसको कांग्रेस अपना समर्थन देती है और उसका पार्टी का नेतृत्व, यानी कि जो दूसरी सरकार बनती है जनता पार्टी के बाद, उस पार्टी का नेतृत्व यानी कि उस सरकार का नेतृत्व चौधरी चरण सिंह जी करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस हो गया, यहाँ पर कांग्रेस रहना चाहिए, ला गलती से लिखा है तो इसे आप इग्नोर करिएगा दोस्तों, ये जो लिखा है। ठीक दोस्तों, यानी कि जो दूसरी सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी उसे क्या करती है, समर्थन देती है और उसमें जो चौधरी चरण सिंह होते हैं वो क्या होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन दोस्तों बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस वजह से चौधरी चरण सिंह के साथ मात्र 4 महीनों तक सत्ता में रही। लेकिन दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी होती है बाद में चौधरी चरण सिंह से अपना समर्थन वापस ले लेती है। इस वजह से जो चौधरी चरण सिंह की सरकार थी वो भी मात्र 4 महीने बाद क्या होती है दोस्तों, सत्ता से वापस हो जाती है, यानी कि सत्ता में नहीं रह पाती है। दोस्तों चौधरी चरण सिंह के बारे में थोड़ा सा यहाँ दिया गया एनसीईआरटी में, इसे मैं पढ़ देता हूँ, आप जान लीजिए। दोस्तों जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। चौधरी चरण सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय थे, यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। दोस्तों ग्रामीण एवं कृषि विकास के ये समर्थक थे चौधरी चरण सिंह जी। दोस्तों कांग्रेस छोड़ी और 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन किया। यानी कि दोस्तों इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था 1967 में और उन्होंने भारतीय क्रांति दल का गठन 1967 में किया। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय क्रांति दल का गठन किसने किया, तो दोस्तों आप याद रखिएगा भारतीय क्रांति दल का गठन चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। ठीक दोस्तों उत्तर प्रदेश में
दो बार ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी। उसके अलावा दोस्तों बाद में ये जनता पार्टी के क्या होते हैं दोस्तों, संस्थापक में से एक सदस्य होते हैं, यानी कि जनता पार्टी के संस्थापक में से एक थे। उसके अलावा दोस्तों ये उप मुख्यमंत्री और माफ करिएगा दोस्तों, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी 1977 से 1979 के बीच रहते हैं। दोस्तों ये लोक दल के संस्थापक हैं। दोस्तों ये जानकारियां थी जो चौधरी चरण सिंह जी के बारे में थी। तो इसे दोस्तों आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको इसे अच्छे से बताता हूँ। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब जो चौधरी चरण सिंह की सरकार थी वो 4 महीने बाद दोस्तों गिर जाती है। तो दोस्तों जनवरी 1980 के लोकसभा चुनाव होते हैं और जनवरी 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह हार गई दोस्तों, विशेषकर उत्तर भारत में, जहां 1977 में उसे भारी जीत मिली थी। दोस्तों हम देखते हैं 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को भारी जीत मिलती है उत्तर भारत में। लेकिन दोस्तों जब 1977 के बाद 1980 के जनवरी माह में चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में जो जनता पार्टी थी उसे बहुत भारी हार मिलती है। दोस्तों इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 353 सीटों पर जीत प्राप्त कर सत्ता में वापसी की। यानी कि दोस्तों 1980 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की वापसी फिर से होती है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और कांग्रेस को दोस्तों 353 सीटें प्राप्त होती हैं लोकसभा में। दोस्तों 1977 से 1979 के चुनाव के परिणाम ने दिखाया कि अस्थिर और कलहग्रस्त सरकार को जनता कड़ा दंड देती है। यानी कि दोस्तों जो 1977 से 1979 के चुनाव के परिणाम थे यह बता दिया कि अगर सरकार में कलह है और अस्थिरता है, उसमें एक स्थिर मतलब नेतृत्व नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, जनता उसे मतलब चुनाव में हरा देगी या उसे कड़ा दंड दे दी थी दोस्तों। तो हम एनसीईआरटी की जो लास्ट हेडिंग है विरासत करके इस चैप्टर के उसे पढ़ लेते हैं और इसी के साथ ही चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों 1970 और 1977 और 1980 के चुनाव के बीच दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए। 1969 के बाद से कांग्रेस का सबको समाहित करके चलने वाला स्वभाव बदलना शुरू हुआ। यानी कि दोस्तों जो कांग्रेस का स्वभाव था सबको समाहित करके चलना, सबको एक साथ लेकर चलना, और 1977 और 1980 के चुनाव के बाद बदलती हुई दलगत नाटकीय प्रणाली के बाद क्या हुआ, बदलना चालू हो गया। और जो इसका स्वभाव था वो 1969 के बाद ही क्या हो गया, जो सबको समेट कर चलने वाला स्वभाव था वो बदलना चालू हो गया। दोस्तों 1969 से पहले कांग्रेस विविध विचारधारात्मक गतिविधि के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक में समेट कर चलती थी। दोस्तों 1969 से पहले आप देखेंगे जो कांग्रेस थे उसमें विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं के नेता थे और विभिन्न प्रकार की सोच रखने वाले नेता और कार्यकर्ता उसमें शामिल थे और कांग्रेस पार्टी सबको समेट कर चलती थी। लेकिन दोस्तों अपने बदलते हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को एक विशेष विचारधारा से जोड़ा। उसने अपने आप को देश की एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हिमायती पार्टी बताना शुरू किया। लेकिन दोस्तों समय बदलने के साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को एक विशेष विचारधारा से जोड़ लिया। उसने दोस्तों अपने आप को एक समाजवादी पार्टी के रूप में पेश किया, यानी कि एकमात्र समाजवादी और गरीबों के हिमायती पार्टी के रूप में उसने अपने आप को बताना शुरू कर दिया। दोस्तों 1977 के दशक के शुरुआती सालों में कांग्रेस की सफलता एक नेता यानी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और सामाजिक विचारधारात्मक विभाजन पर निर्भर रही। यानी कि दोस्तों 1977 के दशक की शुरुआत के सालों से ही जो कांग्रेस की जो मतलब पूरी की पूरी मतलब जीत थी या जो पूरी का पूरा उसका लोकप्रियता थी वो एक नेता पर टिक गई। जैसे कि हम सभी जानते हैं वो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर मतलब टिक गई। और दोस्तों और यह अपने आप को एक समाजवादी नेता के रूप और समाजवादी पार्टी के रूप में पेश करने गई कांग्रेस पार्टी खुद को, तो उसी से क्या हुआ दोस्तों, इसका सामाजिक और विचारधारात्मक विभाजन भी क्या रहा, ये बढ़ता चला गया 1970 के दशक के शुरुआती सालों में। ठीक दोस्तों, कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलाव के मद्देनजर अन्य विपक्षी दल गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की तरफ मुड़े। यानी कि दोस्तों जो कांग्रेस की प्रकृति में जो बदलाव आया तो जो अन्य विपक्षी दल थे वो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की तरफ मुड़े। अगर दोस्तों आप गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के बारे में नहीं जानते या गैर कांग्रेसवाद के बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों आप जाइए हमारे चैनल पे, इसका वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पर आप इसको जान सकते हैं कि गैर कांग्रेसवाद क्या है। दोस्तों विपक्ष के नेताओं को अब यह बात साफ साफ नजर आने लगी कि चुनाव में गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। इस चीज ने 1977 के चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाई। अब दोस्तों जो विपक्ष के नेता थे, विपक्षी पार्टियां थी, उनको यह समझ में आ गया कि जो गैर कांग्रेसी वोट है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, अलग अलग पार्टियों के मतलब खेमे में नहीं जाना चाहिए या बिखरना नहीं चाहिए। इसलिए क्या है दोस्तों, उन्होंने अपने आप को एकजुट करना चालू कर दिया। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं
कि जो 1977 का चुनाव था उसमें इसने क्या की थी, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी गैर कांग्रेसवाद ने। ठीक दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होने शुरू हुआ। यानी कि दोस्तों जो 1977 का वर्ष है उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों जो पिछड़ा वर्ग है, जिसे एक रूप से ओबीसी जानते हैं, ओबीसी के रूप में मानते हैं, जानते हैं, कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ओबीसी कहा जाता है। दोस्तों वो ओबीसी की भलाई का मुद्दा जो है वो 1977 के राजनीति के बाद क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति में शामिल हो गया। दोस्तों 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों के मतदान ने बड़ी असर डाला। यानी कि दोस्तों जो पिछड़ी जातियों के मतदान था उसने 1977 के चुनाव में क्या हुआ दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। विधानसभा चुनाव में भी गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और पिछड़ी जाति नेता की भूमिका अहम रही। दोस्तों जो विधानसभा के चुनाव में गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकारें बनी उसमें दोस्तों पिछड़ी जाति के नेताओं की क्या रही दोस्तों, अहम भूमिका रही। बिहार में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा। इसके बाद केंद्र की जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग की नियुक्ति की। यानी कि दोस्तों जो बिहार था उसमें अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, शोर मचने लगा। और इसको देखते हुए दोस्तों जो बाद में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी दोस्तों उसने मंडल आयोग की नियुक्ति की। यानी कि दोस्तों एक रूप से आप देखेंगे तो 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति में हावी होना शुरू हो गया, जिसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं ओबीसीओं के प्रति, और ओबीसी के जो नेता होते हैं, जो पिछड़ी जातियों के नेता थे, वो सब क्या हुए दोस्तों, भारतीय राजनीति में अहम भूमिका निभाने लगे 1977 के बाद। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपातकाल और इसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देख सकते हैं। संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ी संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल में था। दूसरी तरफ यह राजनीतिक संकट का भी दौर था। यानी कि दोस्तों देखें तो आपातकाल एक रूप से देखेंगे तो आप क्या था, एक संवैधानिक संकट का दौर था, और एक रूप से देखेंगे तो आप एक राजनीतिक संकट का भी क्या था, तो दोस्तों यह दौर था। दोस्तों सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, फिर भी इसके नेतृत्व ने लोकतंत्र को ठप करने का फैसला किया। यानी कि दोस्तों देखेंगे तो आपातकाल के समय में इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसके पास तो पूर्ण बहुमत था, लेकिन उसने क्या किया दोस्तों, जो हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी उसको क्या किया दोस्तों, उसने ठप करने का फैसला किया। यानी कि उसने आपातकाल लागू करने का फैसला किया पूर्ण बहुमत होने के बाद भी। दोस्तों संविधान निर्माताओं को उम्मीद थी कि सरकार आपातकालीन शक्तियों का उपयोग कानून के दायरे में करेगी, पर आपातकाल के दौरान इन शक्तियों का दुरुपयोग हुआ, जिससे राजनीतिक संकट संवैधानिक संकट से भी गंभीर बन गया। दोस्तों हमारे जो संविधान निर्माता थे वो आपातकाल में इसलिए विशेष शक्तियां सरकार को प्रदान किए थे, क्योंकि दोस्तों उनका मानना था कि जो सरकार होगी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग कानून के दायरे में रहकर करेगी। पर दोस्तों आपातकाल के दौरान इन शक्तियों का दुरुपयोग हुआ, जिससे दोस्तों जो राजनीतिक संकट था आपातकाल का वो संवैधानिक संकट से भी क्या हो गया दोस्तों, गंभीर बन गया। ठीक दोस्तों इसके अलावा इस दौर में एक और महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठा। यानी कि दोस्तों स्पष्ट ही इस दौर में संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नजर आया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जो मतलब संसदीय लोकतंत्र और जो जन आंदोलन की भूमिका है दोस्तों उसकी सीमा को लेकर मतलब सवाल उठे। इसका मतलब यह है कि दोस्तों जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें जो जन आंदोलन होते हैं, जो लोगों के आंदोलन होते हैं, उसकी भूमिका कितनी होनी चाहिए, उसकी जो सीमा है उसको भी लेकर क्या हुए दोस्तों इस समय में सवाल उठे। दोस्तों इस तनाव का एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि हमारी दलीय प्रणाली जनता को आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम साबित नहीं हुई। यानी कि दोस्तों जो है तनाव उठा हमारे भारतीय राजनीति में, इसका कारण एक यह भी है कि जो हमारे दोस्तों दलीय प्रणाली है वो जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने में पाने में सक्षम साबित नहीं हुई। दोस्तों इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है, यानी कि चैप्टर 6 आपका यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।